अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरी पायल चूड़ी खन के आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हुमैरा नौशीन ने। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं नावल रीड करती हूँ, आप को नावल कैसा लगा उसके बारे में आप ज़रूर राय कमेंट में किया कीजिए कि आपको नावल कैसा लगा, उसकी कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी, किस लाइन से आपने इस्लाह हासिल की, कैसे राइटर ने आपको मतलब कि राइटर का क्या मकसद था उस नावल को लिखने का, वो आपने वो उस मकसद को आपने गेन किया, या जो भी चीज़ है राय, अच्छी राय, तनकीदी राय, जो भी चीज़ है ना वो आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। जो भी नावल हो, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसे भी है ना, आप उसकी जो राय है ना वो ज़रूर कमेंट में दिया कीजिए। इससे ये होता है कि एक तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी क्योंकि मैंने उसे रीड किया, और दूसरा जो राइटर लिखती हैं उनकी भी ख़ास तौर पर हौसला अफजाई होती है कि हमारे जो नावल हैं वो रीड किए जा रहे हैं और लिसनर सुनते हैं। तो इस वजह से ना उनकी ख़ास तौर पर राइटर्स की जो है ना हौसला अफजाई होती है। तो आप प्लीज़ इनके बारे में ना आप कि आपको नावल कैसा लगा, आपको कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, कौन सा किरदार पसंद आया, इसके बारे में आप राय ज़रूर दिया कीजिए कमेंट में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। जवानों पर नज़र रखने के बजाय सामान पर नज़र रखो। गाड़ी की रोशनी सामने से नज़र आ रही है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेरी कमीज़ का पल्लू पकड़ लो। जैसे ही मैं रेलगाड़ी पर चढ़ूं, तुम भी पायदान पर पाँव रखकर मेरे पीछे चली आना। संभल कर चढ़ना, ज़रा जो तुम्हारी नज़र फिसली, पाँव फिसल कर नीचे मर्दों में पड़ी होंगी। ये मत सोचना कि कोई बांका सजीला तुम्हें उठाने के लिए आगे बढ़ेगा। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो गाड़ी पर सवार होते हुए हशर का सा समा महसूस होता है। हर किसी को सवाए अपनी गाड़ी में चढ़ने और सीट हासिल करने के अलावा किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं होती कि पाँव कुचला जा रहा है या अपनी कोहनियों से धक्के देते किसी की पसलियाँ तोड़ी जा रही हैं। अजब भगड़ मची होती है। खाला दरबारी इन दोनों के कानों में अपनी नसीहतें पिघले शीशे की मानद उड़ेल रही थीं। उन्होंने शुद्ध मुझ से गर्दन हिलाई और एक हाथ में सामान और दूसरे को दोनों मजबूती से थामे खाला के पीछे हो लीं। चुटकी से खाला की कमीज़ का पल्लू भी पकड़ लिया। ट्रेन से पहले एक ट्रेन तैयार हो चुकी थी। अजब महज़का खेज़ नक्शा पेश कर रही थी वो तीनों, मगर यहाँ पर किसी को इन्हें देखने की फुर्सत ही कब थी। खाला सही कह रही थी, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जो ही गाड़ी की धमक प्लेटफार्म पर गूंजी, उनका दिल उछलकर हल्क में आ गया। ट्रेन में सफ़र करने का ये उनका पहला तजुर्बा था। ट्रेन रुकते ही उन्होंने अपने मतलूबा डब्बे की तरफ दौड़ लगा दी। अजीब आहो बका का आलम था। लंबी ट्रेन के गिर्द लोग यहाँ से वहाँ ऐसी दौड़ें लगा रहे थे कि क़यामत का मंजर गुमा था। किसी का बच्चा पहले चढ़ गया तो ट्रेन के अंदर बच्चा चीख रहा है। माँ बाहर चिल्ला चिल्लाकर तसल्ली दे रही है, आ रही हूँ गुड्डू, फिक्र न कर, बस ये मोटी धुंध वाला चढ़ जाए तो फिर मेरी बारी है। कोई खुद चढ़ गया तो सामान बाहर रह गया। अजीब हड़बुंग मची थी। वो तीनों बावजूद कोशिश के गाड़ी में सवार होने में नाकाम हो रही थीं। सवार होती भी तो कैसे? खाला दरबारी को अपने कवियल जस्सा के साथ चढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। आखिर जब ट्रेन ने विसल दी तो उन्होंने खाला को परे धकेला और खुद फुर्ती से अंदर चढ़ गईं। खींच खांच कर खाला को जैसे ही अंदर चढ़ाया, गाड़ी ने अपने कदम सिरकाए। दीबा और शिबा जुड़वां बहनें थीं। शफीक आलम को अपनी बीवी अदीला से ऐसी मोहब्बत थी जो किसी शायर को अपने दीवान से होती है। अदीला शफीक के मोहल्ले में अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। शफीक को अदीला के हुस्न ने ऐसा जगड़ा कि हज़ार मुखालफें मोल लेकर भी अपने घर की रानी बना लाए। माँ जैसी बेटी को अपने घर का होते देखने की मुंतज़िर थीं। जो ही अपनी बेटी के घर सुधारी, माँ मुल्के अदम जा पहुँची। अदीला अपने हुस्न सीरत और हुस्न सूरत से शफीक के दिल पर हुक्मरानी करने लगी। शफीक का तो ये आलम था कि आंखें दिन का आगाज़ अदीला का रुख रोशन देखकर करती तो रात को महताबी चेहरा सुमोकर सोती। ऐसी वालाहाना मोहब्बत देखकर दुनिया रिश्तेदार तो गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। आसमां को भी शफीक की मोहब्बत से उल्फत आंख में खटकने लगी। खैर से अदीला उम्मीद से हुई तो वारफतगी में महंगाई की तरह रोज़ अफजो इजाफा होने लगा। इधर दीबा और शिबा ने दुनिया को देखने के लिए आंखें वाह की, उधर अदीला ने हमेशा के लिए दुनिया से आंखें मूंद लीं। शफीक की तो दुनिया अंधेर हो गई। गर्मी में सूरज की तमाज़त भी क्या तड़पाए जो अदीला की जुदाई उनके जिस्म व जान को दिन रात झुलसा रही थी। दिन भर अशकों का सैलाब बहता,
تو رات کو محبوب بیوی کی یاد میں پورا بدن سلگتا، کسی پل عدیلہ کی یاد کا دامن نہ چھوڑتی۔ دیبا اور شیوا اپنی جنت کھو جانے سے بے خبر تائی اور پھپھو کی گودوں کے آسرے پر رہیں، ایسی صابر بچیاں کہ نہ ماں کے بچھڑنے کا غم کیا، نہ باپ کی بے توجہی پر منہ بسورا۔ شفیق نے اپنے غم کا یہ حل نکالا کہ دیس نکالا ہو گئے، یہ سوچ کر کہ شاید عدیلہ کی جدائی کا دور ان فاصلوں سے ان تک پہنچنے میں ناکام رہے، اور واقعی وہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیابی رہے۔ تھوڑی بہت جو بیوی کی شبیہ آنکھوں میں اترا کرتی تھی، اس کی جگہ ان کی دوسری جرمن بیوی کی نیلی آنکھوں نے لے لی تھی۔ دیبا اور شیوا سے ان کا اتنا ہی واسطہ رہا کہ ایک کثیر رقم بہن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے، جو بھتیجیوں پہ کم اور اپنی اولاد کے عیش کروانے میں زیادہ صرف ہوتی۔ آخر کو ان کا بھی اس روپے پر پورا حق تھا۔ گورننس کے فرائض پوری طرح سر انجام دے رہی تھیں، حالانکہ بھائی سال میں 2-4 بار کسی آتے جاتے کے ہاتھ ڈھیروں تحائف ان کے اور بچوں کے لیے بھیجا کرتے۔ بڑی بھابھی دیبا شیوا کی تائی امی نند کو اس طرح اللہ تلے کرتے دیکھتی تو ہوکے بھر کر رہ جاتی۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ شفیق نے تو پہلے انہی سے اپنی بیٹیوں کو رکھنے کو کہا تھا، مگر انہوں نے پورا چٹا جواب دے دیا تھا، بھائی برا مت ماننا، میرے اپنے 5 بچے مجھے ہلکان کیے رکھتے ہیں، میں کہاں اس جوڑی کی پرورش کر سکوں گی، جوڑوں کا درد مجھے چین ہی کب لینے دیتا ہے۔ انہوں نے زمانے بھر کی تھکن لہجے میں سمو کر نند کی گود میں اس جوڑی کو بھر دیا۔ شاکرہ بچیوں کو گود میں لیے چپ بیٹھی رہیں، نہ ہاں کی نہ بھائی نے ان کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر جب دیبا شیوا کے ننھے منھے ہاتھوں میں ہزاروں کے نوٹ دبائے تو انہوں نے جھٹ اس جوڑی کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے مارے خوشی کے۔ بھائی کو یقین دلایا کہ ان کے چندہ فکر نہ کرنا کہ اپنے چندہ اسے بھی زیادہ لاڈلیا بنا کر رکھوں گی۔ تائی بشرا نے جو ہرے ہرے نوٹوں کی بہار دیکھی تو دل محسوس کر رہ گئیں، کاش ان نوٹوں کی جھلک شفیق عالم پہلے دکھا دیتے تو وہ دیبا شیوا کو اپنے کلیجے سے چمٹا لیتی، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ نند کے حالات تو دنوں میں بدل گئے، گھر کی آرائش و گھریلو اشیاء کی بے دریغ خریداری دیکھ کر بشرا کی رالیں ٹپکتی رہتیں، جانے ان کا افریقی بالوں والا بیٹا ان کے دوپٹے میں جلدی سے جذب کرتا مبادہ پھپھو ان کا مذاق اڑانے لگیں۔ دیبا اور شیوا جوانی کی حدود کو چھونے لگیں تو پھپھو کا رویہ ان سے کشیدہ ہو گیا، بات بے بات روکنے ٹوکنے لگیں۔ پہلے پہل کہکوں پر اعتراض ہوا، پھر دوپٹے گلے میں ڈالنے پر، اور اس کے بعد فرزند ارجمند شعیب سے ٹھٹھول بازی پر تیوریاں چڑھنے لگیں۔ بیٹے کو علیحدگی میں خوب لتاڑا کہ خبردار ان سے یارانے کا سوچا بھی تو آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ وہ بھس بھرے دماغ ڈرپوک دل کا دبک کر بیٹھ گیا۔ ماں سے کچھ بعید نہیں تھا کہ جو کہا تھا کر دکھاتی، وہ تو پھر بیٹا تھا، باپ کی مجال نہ تھی کہ ادھر ادھر جھانک لیتے، ہمیشہ ناک کی سیدھ میں چلا کرتے، چاہے تو دیوار سے ٹکرائیں یا کسی لاچار سے وہ اپنی سیدھ سیدھی رکھتے۔ شاکرہ کی بھتیجیوں سے کھنچاؤ کی بھی ایک وجہ تھی، شفیق عالم نے کافی عرصے سے انہیں پیسے بھیجنے سے ہاتھ کھینچ رکھا تھا، اور جو کبھی تھوڑے بہت بھیجتے بھی تو وہ اتنے ناکافی رقم ہوتی کہ بمشکل دیبا شیوا کی ضرورتوں کا ہی پورا کر پاتے، اور اب ان بیچاری کی ضرورتیں ہی رہی گنتی کی تھیں۔ پھپھو نے میٹرک کروا کر گھر بٹھا لیا کہ گھرداری سیکھو۔ انہیں بھی پڑھائی میں ایسی خاص دلچسپی نہ تھی، سو ایک بہن نے کچن سنبھالا تو دوسری کو گھر کی صفائی کی مہم پر لگا دیا۔ کچن سنبھالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ دیبا اپنے لیے بھنا بھنا گوشت نکال کر سائڈ پر رکھ دیتی، شاکرہ لاکھ ان پر نظر رکھتی مگر وہ بھی نظر بچا کر اپنا کام دکھا دیتی، جبکہ شیوا صفائی کی مہم کے دوران ہر فرد کے بہت سے رازوں سے آشنا ہو چکی تھی۔ پھپھو اگر ان سے خار کھانے لگی تھی تو انہوں نے بھی انہیں زج کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اب تو گھر کا تقریباً ہر فرد ان سے نالا رہنے لگا تھا، ان کو 2 وقت کی روٹی بوجھ لگنے لگی، بات بے بات تانے ملنے لگے۔ دن بھر پھپھو اور ان کی اولاد کا مقابلہ کرنے والی دیبا اور شیوا رات کی تنہائی میں ایک دوسرے کے آنسو پہنچ کر آنے والے دنوں کے لیے ہمت باندھتی۔ کبھی کبھار باپ کی شکل نیٹ پر بات کرتے ہوئے جو نظر آ جایا کرتی تھی اس سے بھی گئیں، آنکھ کے ساتھ دل بھی روتا، اداسیوں کی عام جگہ بنا دل دوسروں کے سامنے کھوکھلے کہکے لگاتا کہ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان پر ترس کھایا جائے اور وہ خاموشی سے اپنوں کے ظلم سہتی رہیں۔ تائی پھپھو کے سکوت ماں کی نظروں سے بچ بچا کر ان کے گرد منڈلاتے تو وہ خاطر میں نہ لاتی، انہیں اپنی کردار کشی ہرگز گوارا نہ تھی، بس وہ تو اس انتظار میں تھی کہ جلد ان کو ان کی سچی طلب کرنے والا آ جائے۔ پھپھو کے بوٹے قد اور سانولی رنگت والے چندہ کے رشتے کی تلاش شروع ہو چکی تھی، مگر اس کا سانولا پن اور چھوٹا قد ہر بار رشتے کی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا۔ مزید ستم یہ ہوتا کہ دیبا اور شیوا مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتیں، بصدد اصرار ٹیبل پر رکھے لوازمات موتیوں سے دانتوں کی پوری نمائش کر کے کھلائے جاتے کہ آنے والے مہمانوں اور مستقبل کے نوشے میاں ان پر فرکتہ ہو جاتے۔
फूफो लाख घूरती उन्हें वहाँ से इशारों ही इशारों में उठ जाने को कहती, मगर वो लापरवाह बनी उनका दिल जलाती। लड़के के सामने दिलकश मुस्कुराहट के साथ बराजमान रहती। बाद में शाकरा उनके ऐसे लत्ते लेते कि कोई हसास बंदा होता तो उनके जहरीले लहजे से 4 दिन बिस्तर से ना उठता, मगर वो दीवा और शिवा थीं। उनके तन फन करते लहजे के सामने उनकी खिलखिल हंसी शाकरा के वजूद में अंगारे भर देती। अगर कभी इन दोनों को उनकी ताई बुशरा के यहाँ भेजने का इरादा कर दी तो वो फ़ोन पर कोरा जवाब दे देनी, भाई देखो इन दोनों बहनों का मेरी तरफ रुख ना करना, मेरे घर में तो हैं सारे जवान लौंडे, कल कला को कोई मसला हो गया तो दुनिया सारा इल्ज़ाम मेरे बच्चों के सर थोप देगी और ये दूध की धुली दोशीज़ाएँ साफ बच जाएंगी। बुशरा का जवाब सुनकर वो दिल महसूस कर रह जाती कि करें तो क्या करें। अजीब हड्डी बनी हुई थी वो दोनों उनके लिए, न खाए बने न उगले। हर बार मुस्तरद होने का दुख सांवली चंदा के सांवलेपन में मजीद इजाफा किया जा रहा था। बेटी का दुख शाकरा के दिल तड़पा देता। उस दिन भी वो छत पर कोने में बैठी वजीफा कर रही थी। शिवा फूफो के सारे घर में ना पाकर फौरन ऊपर चली आई। उसका ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ। वो गिड़गड़ाकर अपनी बच्ची के लिए अच्छी जगह पर रिश्ता होने की दुआएं कर रही थीं। अच्छी जगह से उनकी मुराद लड़का माँ के साया शफकत से महरूम हो, बाप हट्टा कट्टा कमाता खाता हो ताकि बेटे पर बोझ ना बने, और बहन 1-2 हों तो अपने ससुराल को प्यारी हो चुकी हों। आगे मेरी बेटी की जुबान और अदाएं सब संभाल लेंगी। शिवा ने जो यूं इन्हें रो रो कर दुआएं मांगते देखा तो दिल में हुक सी उठी। काश आज हमारी माँ भी जिंदा होती तो हमारे लिए भी मुतफिक्र होती। माँ के ख्याल ने आंख से चंद आंसू चुपके से लुढ़का दिए। फूफो वो उनके करीब आकर पुकारी तो शाकरा उछल पड़ी। उन्होंने काट खाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देखा और जल्दी से दुआ के लिए फैलाए हाथ मुंह पर फेरे। कमबख्त जोम की तरह चिपट गई, कहीं भी चैन नहीं लेने देती। वो हड़बड़ा कर रह गई। शिवा उनके करीब ही फुसकड़ा मारकर बैठ गई थी। उन्होंने जल्दी से जायनमाज समेटी। फूफो मैं आपका दर्द जानती हूँ, दिक्कत आमेज लहजे में कहते हुए उसने इनके दोनों हाथों को थाम लिया और मसनूई लहजे में बोली, हैं कैसा दर्द? वो चौंकी। बेटी के रिश्ता ना होने का गम माँ को कैसे रुलाता है ये मेरा दिल जानता है। रातों को आप करवटें बदलकर अपना वक्त गुजारती हैं। चांद की मध्यम रोशनी में आपके दुख यूं चमकते हैं कि तारों की चमक उनके आगे फीकी पड़ जाए। इस ज़्यादा लफ्ज़ों की मार ना मार, 10 जमातें क्या पड़ गई, चांद तारों की बातें करने आ गई। ना मुझे ये बता कि मेरी करवटें तू कैसे बदलते देखती है। उन्होंने झटके से अपने हाथ छुड़वाए और खुशमगी निगाहों से घुरा तो शिवा एक टिक उनको देखने लगी। फूफो ये फिक्र छोड़ दें कि मैं आपको कैसे करवटें बदलते देखती हूँ। बस मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी कि चंदाबाजी के रिश्ते की फ़िक्र छोड़ दें। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? बेटी के रिश्ते की फ़िक्र कैसे छोड़ दूँ? क्या बेटी नहीं ब्यानी मुझे? और तू ये बता, चंदाबाजी कहना नहीं छोड़ेगी? 1-2 साल बड़ी छोटी में क्या फ़र्क है? और मेरी चंदा तो वैसे भी तुम दोनों बहनों से छोटी लगती है। सही कह रही हैं फूफो, चंदाबाजी हमसे काफ़ी छोटी लगती हैं। हम दोनों बहनें सरोकामत और बेचारी फ्रीज़र में से बर्फ़ के कटोरे भी उचक उचक कर निकालती हैं। शिवा अपनी कही बात पर खुद ही मुस्काई। अच्छा अब अपनी ओल फोल बंद कर उठ यहाँ से जा और नीचे जाकर देख दीपा ने खाना तैयार किया कि नहीं। दीपा ने खाना तैयार किया या नहीं उसका तो मुझे नहीं पता। हाँ अलबत्ता चंदाबाजी ने शादी के लिए लड़का तैयार कर लिया है। उसने आंखें मटकाकर इंकशाफ किया तो उनके तेवर बदल गए। बकवास बंद कर, इल्ज़ाम लगा रही है मेरी बच्ची पर। कहाँ से कौन सा लड़का शादी के लिए तैयार कर लिया? हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती है। ये तो तुम ही दोनों बहनें छलावा हो, कभी छत पर तो कभी साथ वालों के। हाँ तो कमरे में बंद पड़ी फेसबुक पर जाने कितने लड़कों को उन्होंने पटा रखा है। वो तो मैं उस दिन उनके कमरे की डस्टिंग कर रही थी कि मोबाइल पर लिखा देखा। चंदाबाजी वॉशरूम में थी। वो लड़का तो उनके इश्क में टुकनों टुकनों गिरफ्तार हो चुका है। मैं आप नेक काम में देर ना करें, जल्दी से इनसे मालूमात हासिल करें कि लड़के को बुलाकर रिश्ता पक्का करें। वो उनके बदन में शरारा छोड़कर सीढ़ियाँ फलांगती ये जा वो जा। कमबख्त हर किसी की टो में लगी रहती है। अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो। मेरी चंदा ने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। या अल्लाह तूने कितनी जल्दी मेरी सुन ली। ये वजीफ़ा तो मदरसे वाली सादा बाजी ने बिल्कुल सही बताया था कि मुकम्मल होते ही खुशखबरी मिलेगी। अभी दुआ मुकम्मल भी ना हुई कि मेरे रब ने रिश्ता भेज दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। दिल में खुश होते हुए वो भारी वजूद के साथ जो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगीं तो आखिरी सीढ़ी पर ऐसा पैर मुड़ा कि वहीं फर्श पर सज्जा रेज हो गई। दीपा शिवा की दबी दबी हंसी उन्हें इस वक्त ऐसी बुरी ना लगी जो आम हालात में लगा करती थी। उन्होंने दीपा का खुद को उठाने के लिए बढ़ा हुआ हाथ झटका और ग्रिल का सहारा लेकर उठ गईं। उनका ध्यान तो बस चंदा के फंसाए लड़के की तरफ था। शुक्र है कि कोई काम तो उसने ढंग का किया। आए दिन मोबाइल पर इजी लोड कराए गए पैसे जैसे आज वसूल हो गए थे। उन्होंने
जो चंदा से सब सार किया तो पहले पहल तो वो घबराई, मगर जब माँ ने हौसला दिया तो उसने एतराफ़ करने में ज़रा तामुल ना किया कि एक दो मुर्गों को उसने फांस रखा है। जो ज़्यादा सीरियस था उसने उसका किस्सा बयान कर दिया। माँ ने फ़ौरन लड़के से मुलाकात का टाइम लेने को कहा तो उसने भी बिलियों दिल उछलते महबूब से मिलने का कह दिया। मालूमात लेने पर पता चला कि वो बिजनेसमैन है, बाज़ार में अपनी ज़ाती दुकान है। शाकरा ने कहा, बेटी तेरा भी मिलना मुनासिब नहीं, पहले मुझे चुपचाप तहकीक करने दे। जादवी गिफ्ट सेंटर, यही नाम बताया था। शाकरा ने दुकान का नाम पढ़कर अंदर कदम रखा। जी आंटी जी, बताइए क्या चाहिए? किसी पुरानी सहेली को गिफ्ट देना है, बूढ़े शौहर को या बॉयफ्रेंड को? काउंटर पर बैठा लड़का पेशावराना अंदाज में तेज तेज बोला। ये लड़के, दिमाग तो ख़राब नहीं है तेरा? इस उम्र में क्या बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? तेवरी पर बल डाले वो चादर संभालते हुए बोली, अच्छा मैं समझ गया, आपने अपने बूढ़े शौहर को शादी की 25वीं सालगिरह का तोहफा देना है। ये देखिए, ये उनके लिए काफ़ी मुनासिब रहेगा। अल्लाह के घर का दीदार भी होता रहेगा और चारों कुल भी याद हो जाएंगे कि आजकल फरिश्ता अजल का काम ज़ोरों पर है। दोस्त अहबाब महल्लादार रिश्तेदार तेज़ी से दार फ़ानी से कूच कर रहे हैं, सो कुल शरीफ पढ़ने में आसानी रहेगी। उसने एक डेकोरेशन पीस उनके सामने किया। चुप कर, बहुत बोलता है तू। ये तो तूने ठीक कहा कि शादी को 25 बरस गुजर गए, पर इतने बरसों में क्या मेरा शौहर बूढ़ा हो गया? तेरे साथ ला खड़ा करूं तो लोग तेरी कम और मेरे शौहर को ज़्यादा देखेंगे। जी मुझे अंदाज़ा हो गया, हमेशा महज़का ख़ज़ चीज़ को ही ज़्यादा देखा जाता है। रवानी में मुंह से जुमला निकला और शाकरा के घुरने पर दांतों में ज़बान दबा ली। वो उसकी शर्मिंदगी देखकर डांटने का इरादा मुलतवी कर गईं। बेटा, असल में मुझे ये मालूम करना है कि ये दुकान किसके नाम है। उनका अंदाज़ सरगोशियाना था। नाम तो जो ये बड़े हाजी साहब मरहूम के है, मगर आजकल छोटे हाजी साहब उसको अपने नाम रजिस्ट्री करवाने के चक्कर में हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद वही इसके असल मालिक हैं। माशाल्लाह, नौजवानी में हज भी कर रखा है। कोई बहुत ही नेक घराने का नेक सिफ्त बच्चा है। ये हाजी साहब इस वक्त कहाँ पर हैं? आज तो जी उनका बेटा दुबई से आ रहा है, उसी को लेने एयरपोर्ट गए हैं। कोई काम था उनसे तो मुझे बताएं। शाकरा सोच में पड़ गई कि ये हाजी साहब तो इस उम्र में भी लड़कियां फंसा रहे हैं। बेटा, मुझे कलीम नाम के बंदे से मिलना है। इसी दुकान का बताया था उसने कि ये मेरी ज़ाती दुकान है, कभी कुछ ख़रीदना हो तो आ जाना। कुछ हिचकिचाते हुए उन्होंने बात की तो वो लड़का हैरत से उन्हें तकने लगा। आंटी, बहुत अफसोस हुआ है, जवान लड़के लड़कियों को तो FB पर इश्क भिगाड़ते देखा था, आप भी इन चक्रों में पड़ गई। बेटा, जैसी तेरी शक्ल है वैसी ही तेरी अकल है। इस सफ़ेद होते चूंडे के साथ मैं FB पर लौंडे फंसाऊंगी क्या? उन्होंने उसके सर पर एक चिप लगाई तो वो लड़का खामोश हो गया। तो फिर कलीम से क्यों मिलने आई हैं? बस तू मुझे कलीम की शक्ल दिखा दे, काम तो मैं उसी को बताऊंगी, आप माने या ना माने। कलीम ने फिर से FB पर कोई चक्कर चलाया है। आंटी जी, उसका तो सारा दिन यही काम है, इधर गोश्त बना रहा होता है और इधर फेसबुक पर लड़कियों को पटा रहा होता है। हाजी साहब ने कलीम को अपना मुंह बोला बेटा बना रखा है, उसे ज़ाती काम भी करवा कर दिया। जब भी किसी लड़की को मिलने का टाइम देता है, हाजी साहब की दुकान का एड्रेस बता देता है। कितनी मरतबा हाजी साहब से जूते खा चुका, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बेचारा भी क्या करे, 2 बीवियाँ छोड़कर जा चुकी हैं, एक मर गई, दूसरी तलाक लेकर किसी दूसरे की हुई, अब तीसरी ना करे तो क्या तनहा मरे। इस बात उन्हीं लड़के ने सारी मालूमात फराहम की तो शाकरा का सर चकरा कर रह गया। कलीम इस वक्त कहाँ पर है? मरे मरे लफ्ज़ निकले। वो उनका हाथ पकड़कर दुकान से बाहर ले आया। 2-3 दुकानें छोड़कर एक फट्टे की तरफ उसने इशारा किया। वो रहा कलीम फेसबुका उर्फ कल्लू कसाई। लड़का उन्हें हैरान छोड़ दोबारा दुकान में जा घुसा और वो मरे कदमों से कल्लू कसाई की तरफ चल दी। रिश्ता ना सही 2 किलो गोश्ती खरीद लें। मतलूबा जगह पर वो पहुंची तो एक मुसरंडा अफ्रीकी रंगत के बदन में चिट्टा सफ़ेद बुनियान पहने कीमा बनाने में मसरूफ़ था। 2-4 बातों से तस्दीक हो गई कि ये वही लौंडा है जिसे उनकी दुख्तर बेवकूफ़ ने अपने चुंगल में फंसाया है। घर आकर वो उस पर बरस पड़ी। कमबख्त, यही मिला था तुझे फांसने को। क्या हुआ अम्मी, क्या पहले से शादीशुदा है? वो माँ के इतने शदीद रद्द-ए-अमल पर ही नतीजा अखज़ कर पाई। पहले से शादीशुदा होता तो भी गवारा था, मगर वो तो कमबख्त पक्का कसाई निकला। हाय मैं मर गई। चंदा ने दिल थाम लिया। जब ही बदजात मेरा दिल जिगर कहा करता था, रवानी में उसके मुंह से फिसला तो माँ के घुरने पर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। दे इधर, तो किसी काम के नहीं, सारे पैसे फूंक डाले। शाकरा ने उसका मोबाइल अपने काबू में किया। ऐसे तो 100 रिश्ते वो नसीबन रोज़ लेकर आती है। मोबाइल छीन जाने पर चंदा के चेहरे पर मरूनी सी छा गई। दरबारी खाला दादी की सहेली की बेटी थी। सरगोदा की तकरीबन 3.5 घंटे की मुसाफत पर किसी कस्बे में शादी हुई थी। 2 साल बाद वो मिलने के लिए चली आती। फुप्पो उन्हें देखकर मुंह इधर उधर करके नाक मुंह बहुत चढ़ाती, क्योंकि वो 10-12 दिन की
मेहमान ज़रूर बनती थीं, मगर उनके अपने साथ लाए साजो सामान को देखकर चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट सजा लेती। देसी घी के डब्बे, देसी अंडे और देसी मुर्गियाँ जब उनके पेट में पहुँचती तो हर बंदे के मुंह से यही फिक्रा निकलता, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, खाला दरबारी, खाला दरबारी। शोएब तो बाकायदा खाला दरबारी के गले में बाजू डालकर लहक लहक कर गाता और फूफो और चंदा सर धने जाती। एक नंबर का चापलूस है ये खाला दरबारी, उसकी बातों में मत आइएगा। देसी घी और देसी मुर्गी की लालच में आपकी तारीफ़ें करता है, आपकी पीठ पीछे पता है आपको क्या कहता है? खाला दरबारी ने चौंक कर दीवा की तरफ देखा। क्या कहता है? उनके माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। चंदा की खुंकार, फुप्पो की घूरी और शोएब की हाथ बचाकर जोड़े हुए हाथ उसकी जुबान रोकने में नाकाम हो रहे थे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या? खाला की बिल्ली की तरह चमकती आंखें शोएब को खौफजदा कर गईं। हाय हाय कहा इसने मुझे, वो ये सुनकर लाल पीली हो गई। शोएब ने झट कानों को हाथ लगाए। एक नंबर की झूठी हैं ये दोनों बहनें। मैंने ये कब कहा? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि खाला को अब सफ़ेद रंग से उनसियत होनी चाहिए कि क्या पता कब पहनना पड़ जाए। उसकी बात सुनकर जहाँ दीवा और शिवा ने कहका लगाया, वहीं खाला दरबारी ने अपन मक्खन मलाई खाए मजबूत हाथों का धमोका जड़ दिया तो वो हाय करके अपनी कमर पकड़कर दोहरा हो गया कि खाला किसकी बातों में आ रही हैं? ये दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। उनकी अदाओं के जाल में जो नहीं फंसता, अब किसी ने किसी तरह इंतकाम तो लेना है ना इनका। शाकरा बेटे की इस तरह धुनाई और बेइज्जती पर मारे गुस्से के इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई। खाला दरबारी सुन रही हैं ना आप? ये फूफो हम पर कैसे घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं। हालांकि आप जब भी आती हैं यही खोंचू हमें आंखों ही आंखों में पटाने की कोशिश करता है। अगर हमने उसको अपने जाल में फंसाना होता तो कब की कोई सी भी बहन कोर्ट मैरिज करके इस चौहद के माँ बाप से जुदा करके किसी झोंपड़ी में चैन के गीत गा रही होती। कितनी ही मर्तबा इसने मुझे कायल करने की कोशिश की, गवाहों और मौलवी तक का इंतज़ाम कर लिया, मगर मैंने यही सोचा कि नहीं, माँ के कलेजे को छीन कर भला मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ। दीवा की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। शिवा ने नीचे गिरने से पहले ही अपने हाथों में जज्ब कर लिए। दोनों बहनें गले लगकर खूब बैन करने लगी। वो ज़ारो ज़ार रोई तो खाला दरबारी का कलेजा कट गया। झट दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। इधर शोएब की हालत दीदनी थी, जैसे माँ कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। भरी महफिल में इन दोनों बहनों ने उसका भांडा फोड़ दिया था। वो दुम दबाकर वहाँ से भागा। चंदा भी गुस्से का इजहार करती वहाँ से उठकर अपने कमरे में चल दी। हाय मेरी बच्चियों, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। कुछ अंदाज़ा तो हो रहा था मुझे, पर यह इल्म नहीं था कि ऐसी बदसलूकी से पेश आ रही होंगी ये मोटी शाकरा। खाला इन चुड़ैलों की बातों पर कान ना धरो। मैं भला अपने खून के साथ ऐसी बदसलूकी के बारे में सोच सकती हूँ? उन्होंने ही मेरे नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर दिया है मुझ समेत मेरी औलाद का। बाप तक शक्ल देखना गवारा नहीं करता। मेरा दम ना हो तो सड़कों पर रुलें दोनों बहनें। हाय सड़कों पर क्यों रुलें? अभी खाला दरबारी जिंदा है। उन्होंने अपने सीने पर हाथ मारा। चलो लड़कियों तैयारी करो, फैसला हो गया, तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ खूनी सफ़ेद हों। खाला दरबारी ने अपना फैसला सुना दिया। दीवा और शिवा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। हाँ हाँ ले जाओ इनको शौक से, मुझे भी इन्हें अपने पास रखने में चंदा दिलचस्पी नहीं। जब से पैदा हुई हैं मेरे सीने पर मोंग दल रही हैं। अच्छा है इन बलाओं से मेरा घर पाक हो जाए। जाने क्या पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं कि मेरी बच्ची का रिश्ता ही होने में नहीं आ रहा। ये निकले तो मेरी चंदा का नसीब जागे। शाकरा अपनी जोन में आ गई। शराफत और बशाशत का जो लिबादा चेहरे पर सजा रखा था एकदम उतार कर फेंका। वो दोनों भी झटपट तैयार करके खाला दरबारी के साथ उनके गांव जाने की तैयारी करने लगीं। अच्छा इस घर से तो जान छूटे जहां हर वक्त इज्जत नफ्स मजरूह होती हो। दोनों बहनें डुबडुबाई आंखों से अपनी ज़रूरत की चंद अशिया बैग में रखती बुड़बुड़ाने लगीं। गाड़ी सुबह गिरफ्तारी से बढ़ती चली जा रही थी। ये इन दोनों बहनों का रेल का पहला सफ़र था। हर स्टेशन पर सवारियों की आम तरफ सीट के लिए लड़ाई झगड़ा तू तकार उनके लिए अनोखी थी। चीज़ें बेचने वाले बार बार चक्कर लगा रहे थे। खाला ने आवाज़ देकर निम्को बेचने वाले को अपने पास बुलाया। वो दौड़ा चला आया। जी अम्मा, मेरा बेटा मुझे ये बता कि तू ये आवाज़ हलक से निकालता है या नाक से? दाले करारी दाले। खाला ने हू बहू नकल की तो डब्बे में मौजूद सभी हंसने लगे। वो बेचारा शर्मिंदा सा हो गया। अम्मा ये आवाज़ पेट से निकालता है मेरा। खाली पेट जब बच्चे भूखे घर बैठे हों तो पेट से खुद ब खुद करारी आवाज़ निकलती है। मेरे बच्चे कैसे 16 आने खरी बात की है। खाला दरबारी ने उसकी बात से मुतासिर होकर उसे बिगड़े बालों पर अपने शफकत भरा हाथ फेर कर मज़ीद बिगाड़ा। अच्छा ये बता ये तेरी दुकान का सामान कितने का है? उन्होंने उसके सामान का तायराना जायज़ा लिया। यही कोई 4000 के लगभग। तो बस फिर ये सामान तो हुआ मेरा, यहाँ रख दे। अम्मा आप मजाक तो नहीं कर रही? वो हैरान परेशान था।
اے بیٹا مجھے یہ بتا میری عمر ہے تیرے سے مذاق کی؟ انہوں نے اپنا بٹوا کھولتے ہوئے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ نہیں اماں، وہ بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ لے بیٹا یہ تیرے 4000 روپے، گھر پر پوری فوج تیار بیٹھی ہوگی کہ اماں ہمارے لیے چیزیں لے کر آئے گی، انہی کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ خالہ نے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے اور اپنا سامان سائڈ پر رکھا۔ کچھ دال، بسکٹ اور ٹافیوں کے پیکٹ انہوں نے ڈبے میں موجود بچوں میں بانٹ دیے۔ بچے خوش اور دال والا بھائی شکر ادا کرتا چلا گیا۔ دیبا اور شیبا خالہ کی دریا دلی اور رحم دلی کی قائل ہو گئیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نیکی کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے ان کے بالکل سامنے والی سیٹ پر 2 گندمی رنگت کے لڑکے آ کے بیٹھے تھے، سنجیدہ بردبار سے۔ مجال ہے جو انہوں نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا ہو۔ حالانکہ وہ دونوں بہنیں نظر انداز کرنے کی چیز نہ تھیں کہ کوئی ایک بار دیکھ لے تو نظریں مچل مچل جائیں، مگر وہ پتہ نہیں شرافت کی کس مٹی سے بنے تھے جنہیں صنف مخالف سے آنکھیں سینکنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک کوئی اپنی طرح سنجیدہ سی کتاب پڑھنے میں مشغول تھا تو دوسرا باہر کی جانب بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہائے کیسا بور سفر گزر رہا ہے، سارے بڈھے خسوٹ چرسی بھنگی نشئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں ہی گھورے جا رہے ہیں، اور جن کو گھرنا چاہیے وہ آنکھوں پر شرافت کی پٹی باندھ کر بیٹھے ہیں۔ شیبا نے اتنی زور سے دیپا کے کان میں سرگوشی کی کہ سامنے بیٹھے وہ دونوں جوان سن لیں، اور انہوں نے سن بھی لی، مگر شرافت کے دائرے میں انہوں نے نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اوف، میں نے تو سنا تھا کہ ریل کے سفر میں اکثر سیٹنگ ہو جاتی ہے، رہائشی پتے اور فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہو جاتا ہے، کئی رشتے آپس میں طے پا جاتے ہیں، مگر یہاں تو رشتے چھوڑ فرشتے آنکھ تک ملانے نہیں دے رہے۔ شیبا نے سرد آہ بھر کر اپنے دل کو سمجھا بجھا کر تھپک تھپک کر سلا دیا۔ خالہ آپ کا گاؤں کب آئے گا؟ شیبا نے جھنجھلا کر خالہ کو جھنجھوڑ دیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ آ گیا اسٹیشن، چلو جلدی کرو، سامان پکڑو، گاڑی زیادہ دیر نہیں رکتی یہاں۔ انہوں نے پاؤں میں چپلیں پہنی جنہیں ٹرین میں سوار ہوتے ہی اتار کر شاپر میں ڈال کر تکیے کا کام لے لیا تھا۔ دونوں بہنیں سر پیٹ کر رہ گئیں۔ ابھی نہیں آیا، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گا؟ 3 گھنٹے ہو گئے ہمیں اس ٹرین میں ہچکولے کھاتے۔ خالہ نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ سورج دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ شام کے سرمئی اندھیرے باہر کا منظر بڑا پراسرار سا بنا رہے تھے۔ بس جو ہی شام رات کے گلے لگے گی اپنے گاؤں کا قریبی اسٹیشن آ جائے گا۔ خالہ کا جانچنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ واہ، انسانوں کا تو ایک دوسرے سے گلے لگنے کا سنا۔ دیوا نے بھورے بالوں اور لمبے ناک والے لڑکے کو دیکھ کر جملہ کسا تو اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ وہ مارا، دیوا نے شیبا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ آ گیا بھائی، آ گیا، لائن پر آ گیا۔ کہاں کہاں؟ زنجیر کھینچو جلدی سے، آئے کسی کے کلیجے کا ٹکڑا کٹ کر نہ گر پڑے۔ یہ موئے آج کل کے لڑکے بھی نہ ماں باپ کی محبت کو بھاڑ میں جھونک کر نیلی پیلی آنکھوں والی کے عشق میں ناکام ہو کر اپنی جان ریلوے لائن پر دینے آ جاتے ہیں۔ خالہ کا واویلا شروع ہو گیا تو کئی مسافر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس سے پہلے کہ زنجیر کھینچتے دیوا نے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ نہ کھینچو نہ کھینچو، جرمانہ ہو جائے گا، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کچھ نے ناک منہ چڑھائی تو کچھ زیر لب مسکرا دیے۔ ذرا دیر بعد ہی رات شام سے مغلگیر ہوئی۔ خالہ نے اپنا سامان ہاتھ میں پکڑا اور ٹرین کے گیٹ کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بہنیں بھی خالہ کے ساتھ کھسکنے لگیں۔ جاتے سمے ایک بار پھر انہوں نے ان لڑکوں پر ایک چڑھتی نگاہ تک نہ ڈالی۔ کیا فائدہ جس گلی کا راستہ ہی نظر نہ آئے، وہاں پر پاؤں رکھنا ہی حماقت ہے۔ وہ دونوں دکھی دل کے ساتھ ٹرین کے رکتے ہی نیچے چھلانگ لگا گئیں۔ خالہ کو بھی بازوؤں میں بھر کر نیچے اتارا۔ اسٹیشن سنسان پڑا تھا، اکا دکا مسافر بینچوں پر بیٹھے تھے۔ رات کا وقت پورے اسٹیشن پر سناٹے کا راج تھا۔ ان کے دل کو خوف نے جکڑ لیا۔ وہ خالہ درباری کے ساتھ لگ گئیں۔ گھبراؤ مت، یہ تمہارا شہر نہیں کہ چور اچکے لچے لفنگے تنہا عورتوں کو دیکھ کر گھیرے میں لے لیں گے۔ یہ تمہاری خالہ کا گاؤں ہے۔ سب ماں بیٹیوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مجال ہے جو کوئی میلی آنکھ سے کسی خاتون کی طرف نظر بھی ڈالے۔ اچھا، وہ حیران ہوئی۔ ہاں نہیں تو کیا، اس اسٹیشن کے آس پاس 4-5 گاؤں ہیں۔ ویسے تو سبھی گاؤں والے عورتوں کی عزت کرتے ہیں، پر تمہاری خالہ کے گاؤں کی بات ہی الگ ہے۔ گاؤں میں جو بھی کانا نظر آئے گا سمجھ لینا اسے آنکھیں سینکنے کی سزا آنکھ پھوڑ کر دی گئی ہے۔ کیا؟ اس انکشاف پر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بڑا صاف ستھرا ماحول ہے میرے گاؤں کا۔ کسی نے ہاتھ سے چھیڑا تو ہاتھ توڑ دیا گیا، آنکھ مٹکا کیا تو آنکھ ڈیلا پھوڑ دیا گیا، کسی لڑکی کے پیچھے پڑا تو لنگڑا ہوا۔ یہاں تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ سب لڑکیاں بالیاں بے خوف ہو کر گھر سے نکلتی ہیں۔ خالہ درباری گاؤں کے اوصاف بیان کرتی جا رہی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اسٹیشن سے باہر ان کی ہمراہ چل رہی تھیں۔ لے بھائی شیبا، یہاں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، میں یہاں سے
काली और तू लंगड़ी होकर निकलेगी, इसलिए अपनी हरकतों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब लड़कों के लिए ये सज़ा है तो लड़कियां भी इससे मुस्तस्ना नहीं होंगी। दीपा ने खौफ से झुरझुरी ली तो शीबा भी सहम गई। सोच लेंगे, फिलहाल तो तेज से इस कदम उठाओ। देखो तो खाला दरबारी के अपने गांव में आकर कदमों में कैसी जान आ गई है। वो तेजी से चलती हुई खाला के बराबर हो गई। सलाम खाला। एक कोचवान उनकी तरफ बढ़ा। वालेकुम सलाम। खाला ने उसके आधे गंजे सर पर हाथ फेरा तो उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से सामान उनके हाथ से ले लिया। क्या बात है खाला, इस दफ़ा वापसी जल्दी हो गई। बस बेटा, जब बुजुर्गों का अदब व एहतराम दिल से रुखसत हो जाए तो अपने घर की राह लेनी ही पड़ती है। खाला ने सर आ भरते हुए इन दोनों के दुपट्टों को आगे की तरफ खिसकाकर घूंघट काट दिए। ये क्या, तुम मर्दों को पटर पटर देख रही हो? आंखें नीची करके दुपट्टे को चेहरे से ना हटाना। खाला ने सरगोशी में तिम्भी की तो वो दिल महसूस कर रह गईं। वो तांगे में हचकोले और पेचोताप खाती खाला के घर की तरफ गामजन थे। एक कनाल के रकबे पर फैली हवेली उनकी नज़रों को हैरान कर गई। ये बड़े बड़े कमरे, बरामदे, बड़ा सा सहन, सब जिगर जिगर कर रहा था। साथ ही दीवार के बकरियों भैंसों का बाड़ा था। अपने घर का दूध, मक्खन, मलाई सब दस्तयाब था। उसके साथ ही एक तरफ मुर्गियों के डरबे थे। मुख्तलिफ रंगों और साइज़ की मुर्गियाँ यहाँ वहाँ कटाक 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 करती मटरगश्त कर रही थीं। सहन के आखिरी हिस्से में गेट के पास कुछ ज़मीन कच्ची थी जिसको लॉन की शक्ल दे रखी थी। मुख्तलिफ पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। एक साइड पर बनी लंबी सी क्यारी में हरा धनिया, टमाटर, पुदीना आँखों और दिल को खुश फराम कर रहा था। लीमू, अनार और अमरूद के दरख्त हवा से अटकलियाँ करते मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपना फल उन्हें पेश कर रहे थे। दीपा और शीबा ये सब देखकर खिली जा रही थीं। साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल उनके जहन की सारी बेचैनियों को धोकर जैसे उजला कर दिया था। वो सरशार सी यहाँ वहाँ हर चीज़ शौक़ से देखती फिर रही थी। खाला दरबारी उन्हें यूं खुश देखकर जैसे मुतमईन सी हो गई, वरना उन्हें यही धड़का लगा था कि शहरी माहौल की परवरदा ये लड़कियां शायद गांव के माहौल को पसंद ना करें। मगर वो तो जब से आई थीं खुशबाश चहकती बुलबुलें बनी फिर रही थीं। दीपा और शीबा को यहाँ आकर पता चला कि खाला दरबारी का नाम दरबारी क्यों रखा गया। सुबह कामों से फारग होकर गाँव की ख़वातीन और लड़कियाँ खाला के बड़े से दालान में जमा हो जाती, अपनी अपनी परेशानियों को खाला के सुपुर्द करती तो वो मिनटों में उन्हें सुलझाकर उनके बोझ को हल्का कर देती। सबके मुंह से उनके लिए दुआओं के कलमे निकलते। वो चौड़े रंगीन पायों वाले ऊंचे से मूढ़े पर बैठी कोई मलका लगा करनी कि जिनके दरबार में लोग हाजिरियाँ देने आते और अपनी उलझनों को सुलझा कर जाते। किचन में खाने पक रहे होते, जिसका दिल चाहे खाकर जाए, जिसका दिल चाहे वहीं शाम तक क़याम करे। माएँ अपनी बच्चियों को बेफिक्र होकर खाला के घर भेजती। सुबह से शाम तक उनके घर में रौनक लगी रहती। कोई कढ़ाई कर रही है तो कोई सिलाई, सारे घर का काम संभाल रखा था। इन लड़कियों ने सफाई सुथराई, खाना पकाना सब उन्हीं के ज़िम्मे था। खाला तो बस सुबह सवेरे लस्सी बुलोती, मक्खन निकालती और नहा धो अपने दरबार में बैठ जाती। खालू बड़े दरवेश सिफ्त बंदे थे। वो सुबह का नाश्ता करके घर से निकलते तो शाम को घर की राह लेते। उनके लिए खाना, लस्सी, चाय हर चीज़ वहीं पहुंच जाती। खाला दरबारी की कोई औलाद ना थी, मगर गांव की बच्चियां उनकी औलाद की माने थीं। अपनी औलाद का सुख तो नसीब से मिलता है। यहाँ खाला बे औलाद होकर भी औलाद वालों से ज़्यादा औलाद का सुख पा रही थीं। बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी उनका इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते। वो दोनों तो देख देख कर हैरान होते। खाला ने कभी अपनी ज़मीनों और इमारत का किस्से उन्हें नहीं सुनाए। वो तो समझ रही थी कि वो आम से गांव की औरत होंगी जो बस अपने शौहर की हमराही इस खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। फुप्पो अगर उनके ये ठाट बाट देख लें तो गश खाकर गिर पड़े। चलो भाई कमारियों, तैयारी कर लो, आज सब नहर चलेंगे। अप्पा, अच्छू और शीदे को, कोचवान को मैंने कह दिया है कि तांगा तैयार रखें। तुम बस जल्दी से खाने पीने का सामान तैयार करो। खाला ने हुक्म दिया तो सब लड़कियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कुछ माँ को बताने चल दी और कुछ तैयार होने। वो दोनों भी पुरजोश होती तैयार होने लगीं। नहर की सैर उनके लिए एडवेंचर से कम नहीं थी। इन दोनों ने खिलते रंगों के सूट ज़ेबेदन किए, लाइट सा मेकअप करके बालों को शानों पर खुला छोड़ दिया, फैलाकर दुपट्टा लिया और बाहर चली आईं। जहाँ खाला और लड़कियाँ उनका इंतज़ार कर रही थीं, वो जैसे ही बाहर आई सब लड़कियों की सताइशी नज़रें उन्हें शर्मिंदा कर गईं। वो सब उनको ऐसे तका करती जैसे कोई मावराई मखलूक ज़मीन पर उतर आई हो। सब लंबे लंबे रंग बिरंगे परांदे डाले, हरे लाल पीले रंगों के सूट पहने तैयार खड़ी थीं। ज़्यादातर के लबों पर सुर्ख लिपस्टिक सजी थी। लगता था कि एक ही लिपस्टिक से सबने इस्तेफादा किया था। बड़ी बड़ी चादरों ने उन्होंने अपने आप को ढांप रखा था। चलो कंवारियों, ये दुपट्टे तय करके इस शापर में रखो और ये चादरें ओढ़ो। खाला ने 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई वाली चादरें उनके सुपुर्द की। मगर खाला, हमारे दुपट्टे काफ़ी बड़े हैं, वो मिनमिनाई।
शर्म व हया औरत का जेवर है। मर्द इसी औरत की इज्जत करता है जो अपनी जिस्म की हिफाजत करती है, और ये जाली का दुपट्टा तुम्हारी निस्वानियत छुपाने से कासिर है। लिहाजा ये चादरें लेकर नकाब करो ताकि गैर महरम की नज़रों से महफूज रहो। गले में दुपट्टा डाले, मुंह चमकाए, खुद मर्दों को दावत नज़ारा देती हैं, फिर कहती हैं फलां हमें घुर रहा था, फलां ने हमें देखकर सीटी बजाई, किसी ने जुमला कसा। जब खुद नुमाइश करवाओगी तो मर्द तो नज़रों में ज़ुबान से वार करेंगे ही। खाला की बात सुनकर वो दिल महसूस कर रह गई। बारी बारी सब तांगों में सवार हो गईं। वो जानबूझकर उस तांगे में बैठी जिसमें खाला दरबारी नहीं थी, वरना सारे रास्ते खाला दरबारी बोलती रहती और रास्ते में उनकी चादरें ही दुरुस्त करवाती रहती। इन्हें तो अभी से सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। खाला का तांगा पीछे था और वो अगले तांगे में आगे बैठी थी, सो चेहरे को फ़ौरन ही नकाब से आज़ाद किया। लड़कियां उनकी इस हरकत पर दबी दबी हंसी हंस दी तो वो भी खिफ्त से हंसने लगी। तांगे वक्फे वक्फे से एक बड़े फलदार दरख्तों से लदे फदे बाग के करीब रुक गए। वो सब नीचे उतर गईं और बाग के अहाते में आ गईं। दीबा और शिबा ट्रांस किसी कैफियत में थी। ऐसे गांव का नक्शा उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, मगर आज अपनी आंखों से देख रही थी। बड़ी लंबी और चौड़ी नहर रवां दवां थी। ठंडी हवा के झोंके सनफे नाजुक के पिराहन से अटकलियाँ करने लगे। ताहद्दे निगाह फैला सब्ज़ा नदी का मध्यम शोर माहौल को बड़ा खौफनाक बना रहा था। वो बेअख्तियार होकर खुशी से बाजू फैलाकर गोल गोल घूमने लगी। खाला दरबारी उनको देखकर मुस्कुरा दी। लो भाई, मैं तो यहाँ आराम करूँगी, तुम लोग घूम फिर लो, कोई डर खौफ नहीं, सारा इलाका अपना है। एक उधेड़ उमर आदमी खाला के आराम करने के लिए चारपाई ले आया। इन दोनों ने अपने जिस्मों को चादर की कैद से आज़ाद किया और तय करके खाला के सर के नीचे रख दी। ले खाला, आपका तकिया, अब हमें आज़ादी से घूमने दे। वो कहकर तेज़ी से नहर की तरफ चल दी। ध्यान से, नहर के ज़्यादा करीब ना होना, बड़ा तेज़ बहाव है, खाला दरबारी ज़ोर से बोली तो उन्होंने दूर से ही हाथ के इशारे से उन्हें तसल्ली दी। ठंडी हवा के झोंके खाला को पल में नींद की वादियों में ले गए। वो दोनों अब आज़ाद थीं। वो नहर में पाँव डाले पानी उछाल रही थीं। लड़कियां उनका इस तरह दीवानापन देखकर हंस रही थीं। बाजी जी, क्या आपके शहर में नहरें नहीं होती? होती हैं रानी, पर इन नहरों का ये ख्वाबनाक और सहर अंगेज़ माहौल नहीं होता। ये बागात, ये सब्ज़ा पुररौनक समा शहर में कहाँ दस्तयाब है। वो मुसलसल पानी से खेल रही थीं। अच्छा जी, वो वर्ताए हैरस में थीं। क्या तुम लोग कभी शहर नहीं गई? मेरे चाचे के पुत्र शहर में रहते हैं। ये बड़ी कोठी है, एक बारी मैं गई थी, उसके बाद ना जाने की कसम खा ली। चाची का तो मिजाज ही नहीं मिलता बाजी। ये शहर के पढ़े लिखे लोग इतने रूखे मिजाज के क्यों होते हैं? गांव वालों की कुछ समझते ही नहीं। बड़ी बड़ी आंखों वाली नरगिस ने दीपा की आंखों में झांककर सवाल किया तो वो हंस पड़ी। हम भी तो शहर से आई हैं, क्या तुम लोगों को हमारा मिजाज रूखा लगा? ना जी, आप दोनों तो इतना मीठा बोलती हो, गुड़ वर्गा, गुड़ जैसा, ऊपर से रज के सोनी, बंदा आपको देखकर तो कमला पागल ही हो जाए। वो दोनों अपनी तारीफ सुनकर खिलखिला दी। आप सबको खाला दरबारी खाने के लिए बुला रही हैं। उसी आदमी ने जिसने खाला के लिए चारपाई बिछाई थी, उसने दूर से ही नजरें नीचे की हाँक लगाई। सब लड़कियां फौरन खड़ी हो गईं। तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं। नहीं बाजी, खाला नाराज़ होंगी, आप हमारे साथ ही चलें। ओहो, कुछ नहीं कहती, बस हम अभी 5 मिनट में आती हैं, तुम खाना लगाओ। वो उन्हें वहीं आगे छोड़कर आगे बढ़ गईं। वाओ, कितना ज़बरदस्त माहौल है दीबा, वाकई बिल्कुल जन्नत का सा गुमा होता है। खून का हवा का झोंका शिबा के बदन से टकराया तो उसने झुरझुरी सी ली। वैसे शिबा, मैं सोच रही थी कि शायद फूफो हमें आते वक्त रोकने, या अगर गुस्से में इस वक्त हमें जाने दे रही हैं तो चंद दिन बाद हमें फ़ोन करके बुला लेंगी। तुमने ही फजूल में ये खुशफहमियाँ पाल रखी हैं। मैं इनको अच्छी तरह से जान गई हूँ। उन्हें भतीजियों से नहीं, पैसे से मोहब्बत थी। जब तक बाबा पैसे की झलक दिखाते रहे, हमें बर्दाश्त करती रहीं। जो ही पैसे की शक्ल दिखाई ना दी, हमारी शक्लें उन्हें जहर लगने लगीं। हमारा वजूद उनकी नज़रों में खटक रहा था। शिबा ने तल्खी से कहते हुए एक छोटे से पत्थर को ठोकर लगाई, जो नहर में जाके गिरा और ज़रा सा बुलबुला बना, और फिर नहर में खामोशी छा गई। वो तो फिर हमारी फूफो हैं। बाबा को देखो, जिनसे हमारा कुदरती रिश्ता है। इंसान हर रिश्ते के बगैर रह सकता है, मगर औलाद के बगैर नहीं। जब वो हमें भूल सकते हैं, हमारी परवाह नहीं है, तो फिर बाकी रिश्तों से तो शिकवा ही बेबैनी है। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आईं। दोनों के चेहरों पर उदासी ने बाल बिखेर दिए थे। वो थक कर नहर के किनारे बैठ गईं, ये देखे बगैर कि यहाँ उनके अलावा भी कोई जी रूह मौजूद है। हेलो, कोई उनके बेहद करीब से पुकारा। वो उछल पड़ी। मोहतरमा, संभल कर, अगर मैं हाथ ना पकड़ता तो आप नहर में गोते लगा रही होती। हमें तो तैरना भी नहीं आता। दिल पर पत्थर रखकर हसीन दोशेज़ाओं को सफाक नहरों के सुपुर्द करना पड़ता। आप वहीं हैं ना?
जो ट्रेन में, जी जी बिल्कुल हम वही हैं जो ट्रेन में शरीफ दोशीज़ा का रूप धारे, ज़बान पर एल्फी और आंखों पर हया की चादर ताने बैठे थे। भूरे बालों वाले ने सर झुकाकर शोखी से बोला। दीपा का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। आप यहाँ कैसे? दीपा ने आंखें पिटपिटाईं। आप यहाँ जैसे? उसने भी जवाबन आंखों की सारी मस्ती दीपा पर लुटाई। भाग जाए यहाँ से। क्या आपको इस गांव के असूल मालूम नहीं? उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया। असूल मालूम थे, जभी तो शरीफ बरादरान बनकर बैठे थे। अगर खाला दरबारी ना होती तो आपकी हमराही में सफ़र कैसा खुशगवार गुजरता। दूसरे ने आंखें बंद करके हसीन सफ़र का तस्वुर किया। आप खाला दरबारी को जानते थे? वो हैरान हुई। हम तो खाला दरबारी को जानते थे, सद शुक्र वो हमें नहीं पहचानती थी। यहाँ हमारे ताया जी रहते हैं, हमारा उन्हीं की तरफ क़याम है। बाबा यहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, इस सिलसिले में हमारा आना जाना लगा रहता है। लंबी नाक वाले ने जल्दी जल्दी मालूमात फराहम की। वैसे आपका इसमें मुबारक क्या है? मैं शिबा और मैं दीबा। वो अठलाइन। मैं अहयान और ये शैतान। अहयान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा तो जबरान ने उसको धमोका जड़ दिया। खाकसार को जबरान कहते हैं, हम बरादरान तवाम हैं, हम ख्वाहरा तवाम हैं। खाला दरबारी के घर कायाम है। अब आपके सलाम है। बंदा हमारी जानिब आ रहा है, हमारा दिल घबरा रहा है। दीपा शिवा ने घबरा कर कदम बढ़ाए। प्लीज़ दोबारा मिलने की कसम खाइए, जाए मुलाकात बताइए। वो दोनों शौक हुए मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। नरगिस से राह और रस्म बढ़ाइएगा, वो हमारे ताई की बेटी है, उसके घर आइएगा। वो पुकारे हम वहाँ आ जाएंगे। फ़िलहाल आप यहाँ से जाइए वरना आँख फड़वाएंगे, लूले लंगड़े हो जाएंगे। वो तेज़ से कदम उठाती खिलखिलाती उस तरफ से जाने लगी जहाँ से वो रखवाली आ रहा था। यकीनन खाला दरबारी का पैगाम लेकर आ रहा होगा। उनके कदमों में तेज़ी आ गई थी। सुबह से रिमझिम हो रही थी। मौसम देखते ही लड़कियों ने बेसन घोलना शुरू कर दिया। मीठे मालपुरे भी बना लेना ऐसे मौसम में बड़े स्वादी मज़ेदार लगते हैं। खाला दरबारी ने कढ़ाई साइड पर रखी और उठ खड़ी हुई। दूध की बलाई इकट्ठी करके उन्होंने काफ़ी सारा देसी घी निकाल लिया था। हाथ धोकर वो बरामदे में बिछे रंगीन पलंग पर बैठ गईं, जहाँ दीबा और शिवा सर जोड़े किसी बात पर मसरूफ़ थीं। क्या बात है कमारियो? कोई परेशानी है तो अपनी खाला को बताओ। परेशानी तो है खाला। क्या? हम दोनों सोच रही थी कि सारा दिन पलंग तोड़ती हैं ये लड़कियां और आप किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती, तो फिर हम कब तक ऐसे फारिग बैठेंगी? तो फिर ब्याह कर दूं तुम्हारा ताकि मसरूफियत निकल आए। खाला मुस्कुराकर बोली तो दोनों ने दुपट्टे मरोड़कर दांतों में उंगली दबाकर शर्माने की भरपूर एक्टिंग की। हमारे ऐसे नसीब कहाँ? सर्द आहों ने खाला को ठठरा दिया। ये क्या बात? क्या कमी है मेरी शहजादियों में? कमी तो है ना खाला। आजकल लोग पढ़ी लिखी लड़कियों को पसंद करते हैं। आपको पता है शहर में 10 जमातों की कोई अहमियत नहीं होती। शिबा उठकर उनके घुटने से लगकर बैठ गई। खाला ने अचंभे से उनकी तरफ देखा। शहर में तो फूफो ने अपने घर के कामों की वजह से हमारी पढ़ाई छुड़वा दी थी। कुछ हमें भी इस वक्त अकल ना थी, मगर अब हम सोच रहे हैं कि फारिग रहने से बेहतर है आगे पढ़ लिया जाए। हम पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं। आखिर कब तक हम यूं दूसरों पर बोझ बने मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे? शिबा का लहजा भीग गया। आज तो ये बात कर दी तुमने, आइंदा अगर की तो गाय भैंसों के गोबर के आपले तुमसे ही बनवाऊंगी। खाला की बात पर उन दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट दर आई और पास खड़ी नरगिस कहका लगाकर हंस पड़ी। जब कोई किसी के घर आता है तो अल्लाह इस घर में इस बंदे का रिस्क पहले पहुंचा देता है, और फिर बोझ क्यों हुई? तुम दोनों जितना पढ़ना है पढ़ो। स्टेशन के पास लड़कियों का कॉलेज है, आधे घंटे की मुसाफत है। अच्छू कोचवान की ड्यूटी लगवा दूंगी, छोड़ भी आया करेगा ले भी आएगा। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा ब्याह होगा तो इस घर से निकलोगी। अभी तो तुम ये गरम गरम पकोड़े खाओ। उन्होंने दोनों के मुंह में एक एक पकोड़ा रखा जो नरगिस लेकर आई थी, तो उनका जहन जैसे हल्का फुल्का हो गया। वो उनकी तरफ से मोहब्बत और एहसास तशक्कुर से देखने लगी। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उनके कुछ ना होते हुए भी उनके लगें। बाजी, मेरे चाचे के लड़के आजकल शहर से आए हुए हैं। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो मेरे साथ मेरे घर चलना, आपको सारी बात समझा देंगे। बड़े पढ़े लिखे हैं। नरगिस ने आंखें मटकाईं तो दीपा शिवा के दिलों में घंटियां बजने लगीं। लो जी, मुलाकात की सबील तो खुद ब खुद निकल आई। अगर खाला इजाज़त देंगी तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर एक बात का ख्याल रखना, इन शहर के लड़कों से ज़्यादा फ्री ना होना। आंख मटका करने में माहिर होते हैं। वैसे तो तुम भी शहर की हो, उनके इश्क माशूकी की आदत से वाकिफ़ होगी, फिर भी ख्याल रखना। खाला ने समझाया तो वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाकर रह गईं। इस वक्त उनका पूरा ध्यान अहयान और जबरान की तरफ था। अगले दिन वो वक्त ज़ाया किए बगैर खालू के साथ बाज़ार चल दी। छोटा सा बाज़ार था, कपड़ों के जूतों की चंद दुकानें थीं, बाकी करियाना की दुकानें, फ्रूट की रेड़ियाँ भी लगी थीं। ये गांव से कोई 15 मिनट की मुसाफत पर लोग यहीं से आकर ख़रीदारी करते।
सादा तबीयत लोग थे, सादा सी ही चीज़ें दुकानों पर सज रही थीं। जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद ना आती या जिनके पास कुछ पैसे की फरावानी थी, वो करीब के शहर जाकर ख़रीदारी कर लेते। दीवा और शिवा ने चादरों से चेहरे को ढांप रखा था। वो जिस दुकान के सामने से गुजरते, लोग खालू को दूर से ही सलाम करते, हाथ उठाकर लब फैलाकर उनके सलाम का जवाब देते वो। और एक किताबों की दुकान पर वो उन्हें लेकर अंदर दाखिल हो गए। वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट की किताबें ख़रीदी, जो नहीं मिली दुकानदार ने शहर से मंगवाने का वादा कर लिया। वापसी पर खालू ने उन्हें गन्ने का रस पिलाया, फ्रूट चाट खिलाई और उन्हें लिए घर आ गए। वो खुशी खुशी किताबें खोलकर देखने लगीं। शाम को पिंक और फिरोज़ी रंगों के सूट पहने, चादरें ओढ़े, किताबें संभाले, खाला दरबारी से नरगिस के घर जाने की इजाज़त तलब करने आ गईं। आंखों में लगा काजल किसी को घायल करने को काफ़ी था। ले जाऊँ खाला इनको अपने घर? नरगिस ने उनसे इजाज़त चाही। नहीं, रहने दे। खाला के इनकार पर वो अच्छेवे से उन्हें देखने लगी कि कल को तो उन्होंने खुद इन्हें इजाज़त दी थी, तो फिर आज क्या हो गया था? ये खाला भी ना हमारे अरमानों पर पूरी ओस डालने के चक्करों में है। पर क्यों खाला? तू ऐसा कर, अपने ताए के बेटे को यहीं ले आ। जो कुछ उन्होंने पूछना होगा यहीं पूछ लेंगी। इन कंवारियों को मैं लड़कों से अकेले में मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती ना। मेरे घर अमानत हैं और मुझे अमानत की अच्छी तरह हिफाजत करनी आती है। खाला ने उनकी बात का जवाब दिए बगैर नरगिस की तरफ देखकर कहा। तो उन दोनों का अटका सांस बहाल हुआ। खाला, अब मैं फिर इनको घर से बुलाने जाऊं? नरगिस की शक्ल फीकी पड़ गई। इतनी दूर जाने को कौन कह रहा है? मोबाइल ला अंदर से, मेरा फ़ोन करके बुला ले। दीवा दौड़कर अंदर से मौजूद मोबाइल उठा लाई। नरगिस का बताया नंबर और मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया। नरगिस ने माँ से छोटे भाई के साथ अयान जबरान को भेजने का कहा। खाला ने उससे मोबाइल लेकर साइड पर रखा और फिर से गन्ने के रस की खीर बनाने में मशगूल हो गई। जो ही दरवाजे पर दस्तक हुई, नरगिस दौड़ कर गई तो उन्होंने अपनी निगाहें दरवाजे पर मरकूज़ कर दी। बैठक में बिठा, नरगिस मैं आ रही हूँ। तू चमचा चिल्ला, शम्मा देख खीर लगने ना पाए। वो हाथ साफ करती उठ खड़ी हुई और वो दोनों भी खाला के एतराफ़ में चलती बैठक में दाखिल हुई। वो दोनों सर पर टोपियाँ जमाए शराफत की आला मिसाल बने, नज़रें झुकाए बैठे थे। खाला की आमद पर खड़े होकर झुककर अदब से सलाम किया तो खाला निहाल ही हो गई। उन्होंने शफ़क़त से उनके सर पर हाथ फेरा और उनकी शक्लों को जो गौर से देखा तो कुछ मानूस सी लगी। मुझे यूँ लगता है पुत्र के जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। वो भवें सिकड़ कर जहन पर जोर डालने लगी। हमें भी आपकी शक्ल जानी पहचानी महसूस हो रही है। वो अनजान बनने का ड्रामा रचाने लगे। पर कहाँ, ये भी तो सोचो, मेरा तो दिमाग बुढ़ापे ने खोखला कर दिया है, पर तुम्हारी तो जवानी की उम्र है। तुम्हारा हाफजा इतना कमज़ोर क्यों है? खाला की बात सुनकर वो शर्मिंदा से हो गए। आ गया खाला, याद आ गया। ये वही है ना जो उस दिन ट्रेन में हमारी टॉफ़ियाँ चुराने के चक्करों में थे? शिवा झट से बोली तो खाला ने माथे पर हाथ मारा। हाँ हाँ, ये तो वही बांके हैं जिन्होंने सारे सफ़र में तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। नरगिस, ये पुत्र कौन से शरीफ ताए के पुत्र शहर से आए हैं? तेरे तो एक भी चाचा ताए से शराफत छूकर नहीं गुजरी थी। ये कहाँ से हाजिर टपक पड़े? वो खाला ताया अकबर के बेटे हैं ये दोनों। याद नहीं, अल्लाह बख्शे, आपको मेरी बेबे बताती थी कि शहर पढ़ने गए तो शहर के ही होकर रह गए। पढ़ी लिखी कुड़ी पसंद करके उससे ब्याह कर लिया। ये उन्हीं के पुत्र हैं। अच्छा, ये अकबर भेंगे आशिक के पुत्र हैं? जी। खाला की बात पर दोनों ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दीवा, शिवा और नरगिस ने निगाहें चुराकर जुबान दांतों में दबा ली। बुरा ना मानना पुत्र, तुम्हारा बाप एक नंबरी आशिक था। गांव की एक अल्हड़ मुटियार उसकी आंख के सेके गर्मी से नहीं बची थी। अच्छी भली आंख को टेढ़ी करके लड़कियों को ताड़ता था तो एक आंख में अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। सबने उसका नाम अकबर भेंगा आशिक रख दिया। खाला की दी गई मालूमात पर वो खजल से हो गए। उसकी आंख का फ़र्क अब ठीक हुआ कि नहीं? छुपे लफ्ज़ों में खाला ने इन आशिकाना मिजाज का पूछा। जी, अब तो बिल्कुल ठीक हैं। जब से मम्मा से शादी हुई है गौर से देखने पर भी आंख में मामूली सा फ़र्क भी नज़र नहीं आता। उन्होंने मुस्कुराकर खाला को मुतला किया तो वो सभी मुस्कुरा दी। अच्छा शहरी मुंडे ओ तुसी, इस तरह करो कि मेरी इन शहर से आई सोनियों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दो। इनको पढ़ने की बड़ी चाह है। वैसे तुम लोग यहाँ पर करने क्या आए हो? कितने दिन का दाना पानी है? खाला उर्दू और पंजाबी मिक्स करके बोली तो उनकी हंसी निकल गई। शहर में वो खालिस उर्दू ज़बान इस्तेमाल करती और यहाँ सही देहातन बनी गांव की बोली बोलती। बाबा ने अपनी ज़मीनों पर फैक्ट्री लगाने का सोचा है तो इसी सिलसिले में हमारा यहाँ आना जाना लगा रहता है। काम शुरू हो चुका है। थोड़े थोड़े दिन बाद आकर हमें चेक करना होता है। जबरान ने बताया तो वह हैरान हुई। तो थोड़े थोड़े दिन बाद तुम गड्डी में इस तरह जलील होके आते हो? मैं तो साल बाद गड्डी में बैठना का सोचूं तो मेरी सांस रुकने लगती है। नहीं खाला, हमने तो अपनी गाड़ी में आते हैं। हमारा शहर यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। ट्रेन का सफ़र तो हमने एडवेंचर के तौर पर किया। अहयान मुस्कुराकर बोला और वो अच्छा कहकर खड़ी हो गई।
चलो अब तुम कुड़ियों को पढ़ाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजती हूँ, आखिर तुम हमारे मेहमान हो। और हाँ, एक बात याद रखना, अपने अब्बे अकबर का असर नहीं आना चाहिए। जैसी शराफत का मुजाहरा ट्रेन में किया था वैसे ही बीवे मासूम बनकर पढ़ाना। और कुड़ियों, तुमने भी इन शरीफ बरादरान को तंग नहीं करना। खाला उन्हें तंबीह करती दरवाजे से बाहर निकलने लगी। नरगिस, तू भी आजा मेरे साथ, यहाँ बैठकर क्या करेगी? तेरी मोटी अकल में ये पढ़ाई की बातें कहाँ समाएंगी? वो नरगिस का हाथ पकड़कर बाहर चल दी और उन चारों के चेहरों पर एक पुरस्कून और दिलकश मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया। अहयान और जबरान के सीनों पर घुटे सांस ने बाहर का रास्ता देखा। वो पूरी दिलजमी से पढ़ रही थी। खालू ने उनका एडमिशन करवा दिया था। अच्छू को चौहान को सख्ती से ऑर्डर था कि वक्त पर कॉलेज ले जाया करे। अहयान ने दीबा के दिल के तारों को अपनी आंखों की शोखी से छेड़ा था, जबकि शीबा के दिल को जबरान के भूरे बालों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो जब भी गांव आते खाला दरबारी घर पर हाजिरी जरूर देते और अपने दिल के निहा खानों में छुपी मोहब्बतों के राज एक दूसरे पर मुनकशिफ करते और फिर अपने शहर की राह लेते। और वो दोनों आंखों में सपनों की जोत जगाए खोई खोई अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाती। अब तो वो खाला के घर की फ़र्द बन चुकी थीं। गांव की औरतें उन्हें खाला की बेटियों का सामान देती थीं। खालू भी शफ़क़त से पेश आते थे और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। दीबा शीबा के दम से उनके घर में रौनक आ चुकी थी। जब सब चली जाती तो इन दोनों की हंसी की झनकार हवेली में गूंजती तो खाला दरबारी रब सोने की शुक्र अदा करती कि उनकी गोद सुनी है तो क्या हुआ, घर तो सुना नहीं। माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त क्या होती है। इन दोनों बहनों को इस घर से मोहब्बत और शफ़क़त की चाशनी नसीब हुई। अपने सारे दुख खाला की गोद में सर रख कर उनके सीने में मुंतकिल कर दिए। उन्होंने उनके आंसू पहुँचकर जैसे उनके ज़ख्मों पर फाहे रखे थे। उन्होंने इन दोनों की जहेज़ की तैयारी तक शुरू कर दी थी। बस जैसे ही कोई अच्छे लड़के मिले तुम दोनों की हाथ पीले करने में खुद ज़रा देर नहीं करूँगी। खाला, मेरे हाथ तो पहले ही पीले हैं, देखें तो ज़रा। दीबा ने शरारत से अपनी गोरी हथेलियाँ उनके सामने की। ये पीले हाथ कुछ न खाने की वजह से हैं। मक्खन मलाई खाओ, दूध पियो ताकि हाथों की ये पिलाहट ख़त्म हो। खाला ने मोहब्बत से उन्हें सीने से लगाया तो वो मुस्कुरा दी। सुबह से मौसम अबर आलूद था। सर्दी आज खासी बढ़ गई थी। वो जर्सियाँ पहने सर पर गर्म टोपियाँ लिए हवेली के लॉन में चली आईं। दोनों बहनों का दिल उदास हो रहा था। शीबा, मेरा फूफो से बात करने को दिल चाह रहा है। क्या हुआ जो उन्होंने हमारा हाल नहीं पूछा? हम पूछ लेते हैं। दीपा डरते डरते बोली तो शीबा उसकी तरफ देखने लगी। अगर फूफो की याद ऐसी बेचैन कर रही है तो खाला से मोबाइल लेकर बात कर लो। शीबा ने उसे इजाज़त दे दी। सच? हाँ, उसने गर्दन हिलाई। चंदा पाजी का भी पूछ लेना कि हमारी नहूसत छूटने के बाद उनके नसीब खुले कि नहीं। शीबा तल्खी से बोली तो दीपा ने सर हिलाया। वो फूफो का नंबर मिला रही थी, बेल जा रही थी मगर फ़ोन कोई अटेंड नहीं कर रहा था। आखिरकार बार बार की कोशिश से उसका फ़ोन शोएब घुंचू ने रिसीव कर लिया। वो दीपा की आवाज़ सुनकर चहक उठा। बड़े बेवफा हो तुम, एक बार भी खबर ना ली कि हम जीती हैं या मर गई। मरे तुम्हारे दुश्मन, मत पूछो कि तुम्हारे बगैर घर कैसा सूना और वीरान जंगल का मंजर पेश कर रहा है। दिल की वीरानी इससे सवा है। घुंचू रोमांटिक होने लगा। फूफो कहाँ है? दे इधर किससे इतना मुस्कुरा कर बातें कर रही है? माँ बहन से बोलते हुए तो अंगारे निकलते हैं। उसे शाकरा की आवाज़ सुनाई दी तो उसने झट सलाम किया। दीपा की आवाज़ सुनकर उनके हलक तक कड़वाहट घुल गई। अच्छा तो ये तुम मिस नहीं हो, वहाँ जाकर भी मेरे बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा। अब तो इसकी जान छोड़ दो, वहीं खाला दरबारी के गांव के लौंडों को फंसा लो और निकाह पढ़वा लेना। खबरदार जो इधर का रुख भी किया तो। उनकी ज़ुबान जहर उगलने लगी। दीपा की पलकों के गोशे भीगने लगे। फूफो, मैंने तो आपकी खैरियत और चंदाबाजी के रिश्ते का पूछने के लिए फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ रुंध गई। शुक्र है इस मालिक का, तुम्हारा साया इस घर से जुदा हुआ तो मेरी चंदा का रिश्ता तय हुआ। बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं। लड़के का अपना बिजनेस है, करोड़ों कमाता है। मेरी चंदा ऐश करेगी। अगले महीने शादी कर रही हूँ। कान खोल कर सुन लो, अब इस घर में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारा ठिकाना उसी बुढ़िया का घर है जो तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले गई। अगर वो तंग आ जाए तो बाबा को फ़ोन कर देना, आकर ले जाएगा अपनी चहीतियों को। उनका जहरखंद लहजा उसे तड़पा गया। फूफो ने फ़ोन बंद कर दिया और वो बहते अश्कों से मोबाइल को देख रही थी। कितनी बेदर्दी से उन्होंने जहर में बुझे लफ्ज़ों से उसे अजियत पहुँचाई थी। वो बिलबिला उठी थी। हो गया शौक पूरा अपनी फूफो से बात करने का। शीबा सूरत हाल समझ गई तो दीबा ज़ारो ज़ार रोने लगी। मेरी मासूम बहन, अपने दिल से सारी झूठी उम्मीदों को निकाल फेंको। कोई हमें याद करने वाला नहीं। अल्लाह ने जिसके दर को हमारा आसरा बनाया है बस उसी को अपना सब कुछ समझ लो। शीबा ने उसे साथ लगाकर तसल्ली दी तो उसने अपने सारे आंसू पोंछ डाले। आज के बाद हमारे लबों पर अपनों के किसी रिश्ते का नाम नहीं आएगा, उन्होंने दिल में मजबूत किया। चलो अब अंदर चलते हैं, खून की खांसी बढ़ गई है।
देखो तो हाथ कैसे ठिठुर रहे हैं। शिवा ने उसे अपने ठंडे हाथ उसके गाल से लगाते हुए कहा तो वो दोनों अंदर चल दी। वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के इंतज़ार में थी। अजीब बोरियत हो रही थी। कॉलेज जाने और पढ़ाई की मसरूफियत में दिन गुजरने का पता नहीं चलता था और अब वक्त काटे नहीं कटता था। खाला ने कढ़ाई सिलाई सीखने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस काम में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। सो वो खामोश हो रही। अयान और जबरान को गांव आए बहुत दिन हो गए थे। उनकी फैक्ट्री का काम तकमील के मराहिल में था। फ़ोन पर अक्सर बातचीत हो जाती थी। खाला ने उन्हें ज़रूरत के तहत एक मोबाइल लेकर दे दिया था कि अपनी किसी दोस्त वगैरह से पढ़ाई के मुतालिक बात करनी हो तो कर लिया करो। वो सहन में बैठी किन्नू खा रही थी जब अचानक दीवा उठ खड़ी हुई। बोर हो रही हूँ, अयान को फ़ोन करती हूँ। उसने शिवा के कान में सरगोशी की तो वो मुस्कुरा दी। कमरे में आकर उसने अयान का नंबर मिलाया और उसने झट रिसीव किया। ज़हे नसीब, आज कैसे मेरी याद ने तुम्हें बेताब किया, वरना जब तक मैं फ़ोन ना करूं तुम्हें तौफीक नहीं होती। वो शिकवा कि ना हुआ। अयान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बिला तमहीद गोया हुई। ज़रूर कहो, क्या बात करनी है? कोई ख़ास बात है? तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों बहनों ने अपनों की बेरुखी और बेइतनाई के बड़े ज़ख्म सहे हैं। हम में अब और किसी दुख को झेलने की हिम्मत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? अगर तुम दोनों भाई हमारे लिए सीरियस हो तो बात आगे बढ़ाओ। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो ज़ुमैनी बोला। मेरा मतलब है अपने वालिदैन से बात करो। क्या बात करूं? वो उसे जिद करने लगा। अयान, आई एम सीरियस। वो ज़ोर से चीखी। ओके ओके, देखो वक्ती दिल लगी के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं। ठीक है, हम भाई शौक और शरीर ज़रूर हैं, मगर औरत की इज़्ज़त और पासदारी करना जानते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि खाला के घर के अलावा हमने तुम बहनों को कभी इधर उधर मिलने पर मजबूर नहीं किया। कभी ऐसी कोई बात या हरकत नहीं की जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए, और तुम दोनों ने भी हमेशा एहतियात का दामन थामे रखा। अगर तुमने मेरे दिल को रोशन किया है तो मेरे घर में भी तुम्हारे वजूद से ही रोशनी होगी। अपने घर को उजालों से मुनव्वर करने के लिए हम दोनों भाई घर को इस काबिल बनाने के चक्करों में हैं कि तुम रोशन सितारा बनकर चमकती रहो। तुम्हारा ये दिल का चेहरा हमारे घर आकर मान ना पड़े। क्या कहना चाह रहे हो तुम? उसकी बातों से वो लज कर रह गई। देखो दीबा, बाबा का तो ये अपना गांव है। वो उससे चाहे जितने भी दूर रह लेंगे, मगर उनकी जड़ें यहीं से हैं और वो अपनों से मिलने और उनमें रहने बसने में खुशी महसूस करेंगे। मगर मम्मा उसके बरक्स हैं। गांव और गांव में रहने वालों से सख्त एलर्जिक हैं। अयान की शर्मिंदा सी आवाज़ एयरपीस में उभरी। ओह, तो इसका मतलब है कि हमारी राहें जुदा हैं। तो ठीक है, आज के बाद हमारा तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जब तुम हमें अपना नाम नहीं दे सकते तो मज़ीद ताल्लुक़ रखना सरासर बेवकूफ़ी है। वो मुर्दा लहजे में बोली। पूरी बात तो सुन लो बाबा, कि हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। बस अब मम्मा को तरीके से राह पर हमारे ख्वाबों की ताबीर बनकर हमारे घर को रौनक बख्शोगी। उसने दीबा को तसल्ली दी तो वो सांस भरकर रह गई। पता नहीं ये झूठी तसल्ली थी या वाकई सच था। बहरहाल उसकी जोत जगाए इंतज़ार की राहों पे कदम रख दिए थे। नरगिस की शादी हो रही थी। सब लड़कियां बड़ी पुरजोश थीं। वो ब्याह कर साथ वाले गांव अपनी खाला के घर जा रही थी। बचपन की मंगनी ने दोनों के दिलों में एक दूजे की मोहब्बत के डेरे डाल रखे थे और वो नरगिस के साथ छेड़छाड़ करती और वो शर्म से दोहरी हो जाती। लड़कियां उसके चेहरे पर हया की लाली देखकर खिलखिला उठती। बस यही तो फ़र्क है शहर और गांव की कुड़ियों में। शहर की लड़कियां ब्याह वाले दिन भी आंखें फाड़े पटर पटर बोले जाती हैं। ना बाप भाई की शर्म ना लिहाज। लड़के साथ जुड़ जुड़ कर फांटू खिंचवाती हैं और गैरतमंद बंदा शर्म से पानी पानी हो जाए। और हमारे गांव की कुंवारियां शादी के नाम पर ही गुलनार हो जाती हैं। पलकें शर्म से बोझल और दिल मंगेतर के नाम सुनकर तेज़ी से धड़कने लगता है। खाला दरबारी भी लड़कियों के पास आ बैठी तो दीबा शिबा शर्मिंदा सी हो गई। आप कह तो ठीक रही हैं खाला, पर क्या करें, शहर में हर तरफ यही माहौल है तो किसी को मायूब नहीं लगता। उन्होंने शहर की लड़कियों की तरफदारी की। आखिर वो भी तो शहर से आई थी। मेरी धी माहौल बनाने से बनता है और ये फ़र्ज़ माँ बाप का है कि वो अपनी बच्चियों को खुली आज़ादी ना दें। उन्हें ढांप कर रखें कि खुली पड़ी शय पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं। हया औरत का जेवर है, सिंगार है। नरगिस की माँ जो उसे बुलाने आई थी, उन्होंने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेना ज़रूरी समझा। दीबा शिबा ने बड़ों से मज़ीद बहस मुनासिब ना समझी। कह तो वो ठीक ही रही थी कि शहर और गांव के माहौल से क्या फ़र्क पड़ता है। असल बात तो तरबियत की है। और सबसे बढ़कर जब हमारे मज़हब ने औरत को पर्दे में छुपा कर रखने का हुक्म दिया है तो फिर क्या गाँव क्या शहर, सब पर शरई अहकाम लाजिम है। जो लोग अमल करते हैं वो पेंडू, जाहिल और बेहिजाब और यहाँ लिबास में मगरिब की तकलीद करते हुए वो मॉडर्न लिबरल वो सोच कर रह गईं। चल नरगिस उठ, अयान आया हुआ है, उसके पास गड्डी है, चलकर शहर से जो चीज़ें लेनी है ले ले। छोटी भी तैयार बैठी है। नरगिस की माँ ने बताया तो अयान का नाम सुनकर दीबा के दिल में मधुर घंटियाँ बजीं। दीबा शिबा, तुमने भी नरगिस की शादी में पहनने के लिए जो कुछ लेना है जाकर ले आओ।
खाला ने मोहब्बत से कहा तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर रह गईं। नहीं खाला, हमारे पास काफ़ी कपड़े हैं, हम उनमें से ही पहन लेंगे। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो उन पर मजीद बोझ बने। वो फीके रंगों के कपड़े शादी में पहनने के काबिल हैं? शादी में तो चमकीले भड़कीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं। मैं जो कह रही हूँ जाके ले आओ। चलो उठो, शाबाश, उन्होंने पिचकारा। हाँ हाँ उठ जाओ धीरानी, नरगिस भी तुम्हारी पसंद से चीज़ें खरीद लेगी। नरगिस की माँ ने भी इसरार किया। बाजी चलो ना, बड़ा मज़ा आएगा, शहर के दही भल्ले और गोलगप्पे भी खाएंगे। चटोरी नरगिस उनके सर हो गई। तुम चली जाओ दीबा, मेरे सर में दर्द है। शिवा ने इनकार किया तो दीबा मुस्कुराते हुए तैयार होने चली दी। अहियान की गाड़ी का हॉर्न सुना तो वो बाहर निकल आई। नरगिस और उसकी छोटी बहन पीछे बैठी थी। अहियान ने उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया तो वो हिचकिचाते हुए बैठ गई। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गाने के बोल उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ा गए। गाड़ी में बैठते ही क्लोन के दिलफरेब महक ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा तासुर छोड़ा था। उस पर मुस्ताद अहियान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट ने उसे सिमटने पर मजबूर कर दिया था। पहला मौका था, वो उसके इतना करीब बैठी थी। दोनों के दिलों की मोहब्बत के खुशकुन एहसास ने झगड़ा हुआ था। नरगिस और उसकी बहन अपनी चीज़ों की खरीदारी के बारे में बातचीत में मसरूफ़ थीं और वो दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनों की सदाओं को सुनने में महव थे। दिलों में इश्क और मोहब्बत की दहकती हुई चिंगारियां फूट रही थीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो दोनों खामोश थे और खामोशी जुबां बनी उनके दिलों के बीच पैगाम रसानी कर रही थी। सारा सफ़र खुशबुओं में बसा रहा। दिल इश्क की लय पर रक्स करते रहे। उसने अपने और शिवा के लिए 2-2 जोड़े खरीदे कि ज़्यादा कीमती भी ना हो और खाला का दिल भी रह जाए। नरगिस उसकी हमरा बड़े शौक से शॉपिंग कर रही थी। अहियान ने उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हुए और वापसी की राह ली। मलिकजा अंधेरा फैल चुका था। आलम कैफ में सफ़र कब गुजरा उन्हें कुछ पता न चला। दिल यही तमन्ना कर रहा था कि ये साथ तवील हो जाए। अहियान ने पहले नरगिस और उसकी बहन को घर छोड़ा और मुस्कुराते हुए फ्रंट सीट पर आ बैठा। तो कैसा रहा माँ बदौलत की हमराही आज का ये सहर अंगेज सफ़र? वो उसकी तरफ देखकर भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोला। दीबा गाड़ी में अकेली उसकी संगत से कंफ्यूज हो गई थी। कुछ बातें बिन बताए जान ली जाती हैं। अगर आपके लिए यह सफ़र सहर अंगेज था तो मेरे लिए पुरफुसूं, मगर मुझे ये घंटों का साथ नहीं चाहिए। उम्र भर की रफ़ाकत का मान बख्शेंगे तो ये पल ज़िंदगी भर जहन में खुशगवार याद बनकर महका करेंगे। उसने पूरे इत्मीनान होकर उसकी आंखों में झांका। मम्मा नरगिस की शादी में शिरकत करेंगी। गो के वो गांव के फंक्शन अटेंड नहीं करती, मगर बाबा की ज़िद पर आने की हामी भर ली है। बस तुम बहुत अच्छा सा तैयार होना कि मम्मा तुम्हारे हुस्न से मरूब होकर अपने बेटों के बारे में सोचने लगें। वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। एक बात याद रखना अहियान, अगर आपकी मम्मा ने हम बहनों को रिजेक्ट कर दिया तो हमारे लिए कभी भी कोशिश मत करना। हम बहनें कभी भी उस घर में जाना पसंद नहीं करेंगे जहाँ हमें इज़्ज़त और चाह ना मिले। हम अपने जज्बों की गहरी नींद सुला देंगे। हम अपनी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात की गहरी नहीं खोलना चाहती और ना ही कभी ये चाहेंगे कि बेटे माँ के लिए आज़ार का सबब बने। माँओं को बेटों पर बड़ा मान होता है, उनकी ज़िंदगी के जीने का सबब होते हैं। उन्हें किसी इम्तिहान में मत डालना। लेक्चर अच्छा दे लेती हो तुम। वैसे ख्यालात जानकर खुशी हुई। तिरछी नज़रों से देखते हुए उसने गाड़ी का रुख नहर वाली साइड पर किया। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? रात का अंधेरा फैल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे रुखे ताबा को देर तक तकता रहूँ। तुम नहीं जानती ये लम्हे मेरी ज़िंदगी का हासिल है। चाहा और चाहे जाने का एहसास किस कदर खुशकुन है उसका अंदाज़ा मुझे आज हो रहा है। लोग महबूब की यादों में ज़िंदगी गुजार देते हैं और यहाँ तो महबूब रूबरू है, फिर कैसे वक्त गुजरने का पता चले। मेरा दिल चाह रहा है नहर का किनारा हो, हम दोनों का साथ और आवारा हवा के झोंकों पर हमारी धड़कनों का शोर। वो बेखुद होने लगा। ज़्यादा रोमांटिक हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही चीटिंग कर चुके हैं। खाला दरबारी का घर पहले आता था, आपको मुझे पहले उतारना चाहिए था। और अब नहर वाली तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। सीधे घर चलें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इस हरकत पर आपको गांव बदर कर दिया जाए। दीपा तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन है ना? तुम्हारी मोहब्बत की चिंगारियाँ मेरे पूरे वजूद में फूट रही हैं। जब से तुम्हारी चाहत दिल में समाई है ज़िंदगी धनक रंगों की तरह बड़ी प्यारी लगने लगी है। कोई लम्हा कोई साथ ऐसी नहीं गुजरती कि जिस दम तुम्हारा पैकर निगाहों से हटता हो। तुम मेरी ज़िंदगी की उम्मीद हो, मेरे दिल का रोशन चिराग, मेरे दिल का ये दिया भी कभी बुझने ना देना। हवेली के सामने पहुंचकर अहियान ने जज्बात की शिद्दत में डूबकर इजहार किया। अहियान ने दीपा के हाथ में एक पैकेट थमाया। पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। दीपा ने कुछ हिचकिचाते हुए पैकेट थाम लिया और इल्विदाई नज़र उस पर डाली और मखमूर जज्बों से मामूर दिल लिए खाला दरबारी की हवेली में दाखिल हो गई। अहियान वारफता नज़रों से उसे जाता देख रहा था।
नरगिस की शादी उनके लिए बड़ी अनोखी थी। ये पहला मौका था कि वो गांव की शादी अटेंड कर रही थीं। उपटन, मेहंदी पर नाच गाना, मुख्तलिफ रस्में सब उनके लिए दिलचस्पी का सामा बनी रहीं। शादी वाले दिन बड़े से खुले मैदान में शामियाने लगाकर एक तरफ औरतों का इंतज़ाम किया गया था और थोड़े फासले पर मर्दों का इंतज़ाम था। बड़े बड़े रंगीन पायों वाले पलंग शामियानों से बाहर तरतीब से बिछाए गए थे, जिन पर सफ़ेद चादरें बड़ी उजली और निखरी लग रही थीं। गाँव तकिए से टेक लगाए बुजुर्ग हजरात होका पीने और बातें करने में महव थे। मैदान के दूसरे अहाते में देगें पक रही थीं। रवायती और सादा खाने, जर्दा पुलाव, गोश्त और तंदूरी रोटी का मेन्यू था। लड़कियां शामियाने में ज़र्क बर्क मोती सितारों से लेस गहरे मेकअप में यहाँ वहाँ इतराती फिर रही थीं। जवान बेटियों की माओं के गाल भी गुलाल बने थे और लब रंगीन हुए हुए थे। आज तो खाला दरबारी ने गहरे आतिशी रंग की साड़ी से अपना लहीम शहीम वजूद ढांप रखा था। गोरे रंग पर आतिशी रंग अलग ही छप दिखा रहा था। शीबा ने ज़बरदस्ती साड़ी की हमरंग लिपस्टिक भी लगा दी थी। कितनी देर तक खालू के सामने जाने से उन्हें लाज आती रही और वो इस उम्र में भी खालू से ऐसे शर्माया करती थी। देखकर दबी दबी हंसती रहीं। गाँव का कोई घर ऐसा ना था जहाँ से किसी को मदू ना किया गया हो। लोग अपने काम छोड़कर शादी में शिरकत करने आ रहे थे। इन्हें गांव की ये बात बहुत अच्छी लगी कि खुशी गमी में ये लोग एक दूसरे के साझी होते हैं। शहर में तो साथ वाले घर में मैयत पड़ी हो तो लोग बेखबरी की नींद सो रहे होते हैं। बारात बैंड बाजे और ढोलक की थाप पर आई थी। लड़के के दोस्त, कज़न और मंझले नौजवान रक्स करते दूल्हे को अपनी घेरे में लिए आ रहे थे और वो दोनों भी बाकी सब खवातीन की तरह चेहरा छुपाए बारात को देखने में मगन थी। रुखसती तक वो अहयान जबरान की मम्मा की मुंतज़िर रहीं कि वो उनको देखें, बातचीत करने के लिए शायद उनकी तरफ आएँ, मगर वो अकड़ी हुई गर्दन वाली खातून अपनी जगह से ना हिली। नरगिस की छोटी बहन से तस्दीक हो गई कि यही उसकी चाची हैं। औरतें उनके गिर्द घेरा डालें उन्हें सताइशी नज़रों से देख रही थीं, जो किसी शो पीस की तरह सजी बैठी थीं। तौबा है, गर्दन में सरिया डलवा कर आई हैं ये खातून। ऐसा भी क्या गरूर के इंसान के दिल से रिश्तों की मिठास ही ख़त्म हो जाए। उन्होंने उनकी तरफ एक नज़र डालकर दोबारा देखना भी गवारा न किया। वो दोनों बहनें सुलगती रहीं। दीवा और शिवा ने भी उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। अब वो इन दोनों भाइयों के फ़ोन की मुंतज़िर थीं कि देखें उनकी मम्मा जाने क्या फ़ैसला करती हैं। गो कि उनकी किसी मुस्बत जवाब की तवक्को नहीं थी, मगर फिर भी एक मुहिम सी उम्मीद थी और ये उम्मीद भी उस वक्त टूट गई जब एक दिन अहयान का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ उदासी का आंसर लिए हुए थी। बिला तमहीद, मुझे ये बताओ अहयान कि आपकी मम्मा ने हमारे बारे में क्या राय दी? वो धड़कते दिल के साथ बोली, क्या बताऊं डियर, मुझे कतन उम्मीद नहीं थी कि मम्मा हमारे साथ ऐसा करेंगी। उसका लहजा अफसरदगी लिए हुए था। हमें पहले ही अंदाज़ा था कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। बाज़ लोगों की किस्मत मोहब्बतों से तही होती है, उनमें से एक हम बहनें हैं। ना माँ की मोहब्बत और लम्स नसीब हुआ, ना बाप की मोहब्बत का जायका चखा। रिश्तेदारों से तो मोहब्बत की उम्मीद रखना ही अबस है। एक तुम्हारी सूरत में ज़िंदगी उजालों की तरफ जाती दिखाई दी थी, मगर वो भी अंधेरों की नज़र हो गई। उसके लहजे में दुख हलकोरे लेने लगा तो अहयान तड़प उठा। नहीं दीवा, ऐसा नहीं सोचते, अल्लाह बेहतर करेगा। जबरान और बाबा मम्मा को कायल करने में लगे हुए हैं। मैं भी मजनू का रूप धारे कमरे में पड़ा रहता हूँ। तुम मायूस मत हो, अल्लाह ने हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ ज़रूर लिखा है। बस तुम नाउमीदी को अपने दिल से उखाड़ फेंको। वो उसे तसल्लियाँ दे रहा था और उसके आंसू तवातर से उसके गालों को चूमते दामन में जज्ब हो रहे थे। शिवा ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। अब तुम दोनों भाई हमसे कभी रब्ता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो रिश्ता परवान चढ़ता दिखाई ना दे उससे ताल्लुक़ रखना अवस है। हमारी ज़िंदगी में तुम दोनों भाई ख्वाब की सूरत दाखिल हुए थे और ख्वाब की तरह निकल गए। मुतल्क लहजे में बोलती जा रही थी, मेरी बात सुनो शिवा। अब की बार जबरान बोला। जो बात सुनानी थी वो अहयान ने सुना दी। बराहे मेहरबानी आप जहमत ना करें। हम बहनों ने ज़िंदगी में तलखियों के बहुत घूंट पिए हैं, आदी हो गई हैं। इस गम को भी तकदीर का लिखा समझकर खामोशी से सह जाएंगी और उफ भी नहीं करेंगी। मैंने तो वैसे भी अपने दिल में किसी उम्मीद की जगह नहीं दी थी। ये दीवा बेवकूफ़ अहयान की मोहब्बत को सीने में छुपाए बड़ी चाहत से सींचती रही है। समझाऊंगी मैं इसे, चंद दिन कुरलाएगी, फिर उसे अपनी किस्मत से समझौता कर लेगी। बस आप अहयान से कहें कि उसे कभी भी राब्ता ना करे। जबरान बोलने की कोशिश ही करता रहा, मगर वो नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही थी और एकदम फ़ोन ऑफ कर दिया। सिम निकाली और डस्टबिन में उछाल दी। दीवा ज़ारो ज़ार रो रही थी। शिवा का दिल उसके दुख पर कट कर रह गया। अपने दिल को तो उसने शुरू से ही दिलासा दे रखा था, मगर दीवा बेवकूफ़ हर रिश्ते से आस लगाकर बैठ जाती थी और फिर नामराद होकर अशकों से रिश्ता जोड़कर बैठ जाती। दीवा मेरी प्यारी बहन, ज़िंदगी अहयान पर ख़त्म नहीं हो जाती और हो सकता है अल्लाह ने हमारे लिए इससे बेहतर कोई फ़ैसला किया हो।
اور ویسے بھی ہم دونوں نے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں احیان جبران کے گھر سے عزت نہ ملی تو ہم اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیں گے۔ ہماری پہلی ترجیح عزت ہے۔ ان کی امی بیٹوں کی دباؤ میں آ کر ہمیں بیاہ کر بھی لے جاتیں تو کیا ہمیں وہ عزت اور مان دے سکتی تھیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جس گھر میں عزت ہی نہ ہو وہاں پر رہنے کے خواب دیکھنا حماقت ہے۔ سو اپنے خوابوں کو اپنی آنکھوں سے آج ہی نوچ ڈالو۔ محبتوں کے بغیر تو ہمیں جینے کا ہنر آ گیا ہے، مگر عزت کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ ہم اس گھر میں جائیں گے جہاں ہمیں پورے مان، عزت اور چاہ سے لے جایا جائے۔ تمہاری بھی تو یہی سوچ تھی نا؟ پھر یہ آنسو کس لیے؟ شیبا نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے دیبا کے اشک صاف کیے جو کتار بنائے چلے ہی آ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی آئی کہ کچھ دیر اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کا دل اپنی ماں جائی کے دکھ پر دکھی ہو رہا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نہ اپنے اللہ سے شکوہ تھا اور نہ ہی احیان جبران سے اور نہ ان کی مما سے۔ یہ تو تقدیر کے کھیل تھے اور تقدیر پر اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر دکھ کا مداوع کر دیتا ہے، مگر کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال دیبا کا تھا۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والی دیبا اندر سے جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شیبا اسے دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی۔ راتوں کی نیند کی جگہ رت نے لے لی تھی۔ آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اداسی کی کیفیت کا غماز چہرہ، لبوں پر پھیکی مسکان۔ خالہ درباری کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ انجان بنی ان کے دکھ کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ دکھوں کی فصل کاٹتے کاٹتے ایک اور دکھ ان کو آن ملا تھا جب ایک شام خالہ درباری نے انہیں اچھا سا تیار ہونے کو کہا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا اور پھر شام کو آنے والے مہمانوں سے یہ عقد بھی کھل گیا کہ نووارد اپنے فرزندان کے رشتے کے لیے تشریف لائی تھیں اور وہ دونوں بھنجکا رہ گئیں۔ خالص پنڈو لبو لہجہ۔ وہ دونوں ادھیڑ عمر کے میاں بیوی خالو کے دور پرے کے رشتے دار تھے، ساتھ ہی کسی پنڈ میں رہتے تھے۔ بقول خالہ درباری کے مربوں کے مالک تھے، تو پھر یہ ان سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ خالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ مربے کھا کر اپنی رنگت کیوں نہیں نکھار لیتے؟ گاجر اور سیب کا مربہ کھائیں اور چہرہ چمکائیں۔ خالہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ میری بھولی دھی، میں ان مربوں کی بات نہیں کر رہی۔ مربوں سے مراد زمینیں ہیں۔ یہ بڑی حویلی نوکر چاکر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، عیش کریں گی میری سونی کڑیاں۔ سب ان کی بات سن کر ان کے منہ لٹک گئے۔ کیا ان کا نصیب ایک گاؤں میں لکھا تھا؟ وہ ان پڑھ لوگوں کے درمیان عجیب سوچ کے حامل لوگوں میں کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گی؟ زبان، ماحول، رہن سہن، سوچ سب کچھ مختلف تھا۔ لیکن خالہ ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شیبا دبی دبی آواز میں بولی۔ دیبا نے بھی اس کی تائید میں گردن ہلائی۔ مگر کیوں؟ شادی کا یہی مناسب وقت ہے۔ لڑکیوں کی عمر نکل جائے تو اچھے رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ ایسے رشتے ہونے سے تو اچھا ہے کہ عمر ہی نکل جائے۔ وہ سوچ کر رہ گئیں۔ رنگ روپ قد کاٹ میں بالکل ماں ورگے ہیں۔ کیا اتنے کالے؟ دیبا کا دم خشک ہو گیا۔ کالا رنگ ہے تو کیا ہوا؟ مرد کا کالا رنگ کس نے دیکھا ہے؟ مرد کی شرافت اور کمائی اس کے کالے رنگ پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ مرد وہی اچھا جو عزت کے ساتھ عورت کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے، اور یہ سب خوبیاں اس خاندان کے تمام مردوں میں پائی جاتی ہیں۔ عورت کی عزت اور قدر کرنا جانتے ہیں۔ تم دل چھوٹا نہ کرو۔ لڑکے اپنے باپ کی جسامت کے نہیں ہیں، وہ تو تیلے ورگے تنکے جیسے۔ ان کا باپ تو سارا دن گھر میں پڑا حقہ پیتا ہے اور روٹیاں توڑتا ہے، یہ پھر ندیم مالشی سے مالش کرواتا رہتا ہے۔ وہ شودے بیچارے تو صبح کے زمینوں پر گئے، رات کو گھر کا منہ دیکھتے ہیں۔ خالہ بتاتی جا رہی تھی اور وہ سلگ رہی تھیں۔ خالہ نے ان پر اچھا حق جتایا تھا کہ ان سے ان کی مرضی تک معلوم نہیں کی اور لڑکے والوں کو ہاں کہہ دی۔ میں تو مر کر بھی یہ شادی نہ کروں۔ ہم اتنی گری پڑی نہیں ہیں کہ جس کا دل چاہے کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیں۔ دیبا سلگ رہی تھی۔ انکار کر کے خالہ کا یہ ٹھکانہ ہمیں نصیب ہوگا؟ کہاں جائیں گی ہم دونوں؟ بس نصیب کا لکھا سمجھ کر چپ چاپ قبول کر لو۔ خالہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مرد کی شکل و صورت سے کیا لینا، اصل تو یہ کہ اس عورت کو دی گئی عزت ہے۔ ہمیں عزت سے رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہیں ہے۔ شیبا جیسے ہار مانے بیٹھی تھی۔ تم کمپرومائز نہیں کرو گی؟ خالہ ہمیں یہاں نہیں رکھتی تو نہ رکھیں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے، کسی دارالمان میں پناہ لے لیں گے، مگر یوں اپنی ذات کو تماشا نہیں بننے دیں گے۔ ہماری بھی مرضی ہے، ہمارے بھی ارمان ہیں۔ ہمارے ارمان ہماری ماں کے مرنے اور باپ کے ہمیں دوسروں کے آسرے پر چھوڑ جانے پر ہی مر گئے تھے۔ شیبا حد درجہ مایوس تھی۔ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی کہ ہمیں دنیا کی مزید تھپیڑے سہنے پڑیں۔ شیبا کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور دیبا نے بے بس ہو کر آنسوؤں سے ناتا جوڑ لیا۔ اس دن وہ آخری پیپر دے کر کالج سے لوٹ رہی تھی۔ گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ خالہ درباری آج کل ان کے جہیز کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ جو ہی وہ پیپر دے کر فارغ ہوں گی ان کی شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ دیبا تیاریاں دیکھ دیکھ کر کرتی رہتی، جبکہ شیبا نے تقدیر کے سامنے سرنگوں کر دیا تھا۔
घर में दाखिल होते ही दीवा ने चादर से अपने आप को आज़ाद किया। उनके आगे बढ़ते कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। गुस्से से तनफुस फूलने लगा, आंखें चिंगारियां बरसाने लगीं। सामने भी बैठी शख्सियत ने उनके दिल में दबी नफरत की आग को एकदम हवा दे दी थी। शफीक आलम बेताब होकर उनकी तरफ बढ़े थे, मगर वो बुदक कर ऐसे पीछे हटी जैसे किसी जहरीले नाक के डस जाने का अंदेशा हो। वो खफीफ से हो गए। खाला दरबारी ने हुंकारा भरा, यहाँ आके बैठो। वो गुस्से और नफरत के जज्बात लिए उनके करीब बैठ गए। बाप है तुम्हारा, यूं मुंह फेरना अच्छी बात नहीं। उनकी हथेली पर गरम बुलबुला गिरा था, टीसें उठने लगीं। अच्छा तो फिर ये बाप इतना अरसा अपनी औलाद से कैसे बेखबर रहा? क्या ये सिर्फ नाम के बाप कहलाने के हकदार हैं? बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जब हमें घर से बेघर किया गया, खूनी रिश्तों से मोहब्बत के बजाय जिल्लत मिली, तब ये बाप कहाँ था? चंद रुपए देकर क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से मबरा हो गए थे? जिस उम्र में बच्चों को माँ बाप की मोहब्बत, तवज्जो और हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत होती है, उस वक्त हमें दूसरों के आसरे पर छोड़कर अपनी फ़िक्र की और माँ की मोहब्बत से तो कुदरत ने महरूम रखा था, मगर इस बाप ने अपनी औलाद को अपनी शफ़क़त से खुद महरूम किया। फिर कैसे आज ये बाप बनकर हमारे सर पर हाथ रखने आए हैं? शीबा की हकीकत के लिबादे में लिपटे लफ्ज़ों से शफीक आलम की पेशानी पर अर्के निदामत फूट निकला। दुख इस बात का नहीं कि हमने दूसरों की दी गई अजियतों से अपना दामन भरा, दुख तो इस बात का है कि हम बाप की छतर छाया होते इससे महरूम होकर सूरज की तमाज़त बर्दाश्त करते रहे। अगर आपकी मोहब्बत का एहसास ही हमारे पास होता तो किसी की क्या मजाल थी कि हम ठोकरों की जद में रहते। दोनों ने बाप की शर्मसार करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। बस बहुत तकरीर सुन ली तुम दोनों बहनों की। आज तुमने दोनों ने साबित कर दिया कि पढ़ाई कुछ सिखाए ना सिखाए, बड़ों के सामने ज़बान दराजी ज़रूर सिखा देती है। खाला दरबारी, ये ज़बान दराजी नहीं, ये तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो आप जानते भूलते चश्म पोशी से काम ले रही हैं। शीबा को उनकी बात नागवार गुजरी। बस गुजरे वक्त की तलखियाँ अब अपने जहन थूक दो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ हक़ाइक़ इस निदामत में डूबे शख्स से भी सुन लो। बाज़ औक़ात हकीकत वो नहीं होती जो हमें दिखाई दे रही होती है। पता भी है कि ये कितना अरसा हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा रहा है। ये तुम लोगों का नसीब ही था कि जो उस शख्स को तुम्हारे सामने ला खड़ा किया। शफीक आलम की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। जब्त का जैसे याराना रहा और वो तड़प कर उनकी तरफ बेख्तियार बढ़े थे। उन्हें भींचकर सीने से ऐसे लगाया कि वर्षों की तिश्नगी लम्हों में मिटा लेना चाहते हों। बाप का मुशफ़िक़ व मजबूत सीना दोनों बहनों के दिल की दुनिया को ज़ेर कर गया। यूँ लगा वो किसी मजबूत साहिबान तले आ गई हों, जहाँ कोई खौफ डर अंदेशा ना हो। अश्कों का सेल रवां सब शिकवों को बहा ले गया। बस अब चलने की तैयारी करो, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं। वो दोनों चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। सगी माँ का प्यार तो शायद ही दुनिया की कोई हस्ती दे सके, मगर जेनिफर जो कि अब हिफ्सा है, तुम्हारे दिलों की माँ की मोहब्बत से भर देगी। मैं इतने दिनों उससे ख्वामखा ही बदगुमान रहा कि उसे जब तुम लोगों का पता चलेगा तो वो बहुत झगड़ा करेगी, मगर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं अस्पताल में पड़ा रहा तो उसे मेरी डायरी मिल गई। किसी पाकिस्तानी फैमिली से डायरी पढ़वाई तो उसे मेरे बारे में जानने का मौका मिला। एक बाप अपनी औलाद की जुदाई में कैसे दिन रात तड़पता है, औलाद भी वो जो माँ से महरूम हो तो उस पर क्या गुजरती है। वो तुम्हारे बारे में सब जानकर बहुत रोई, मुझसे बहुत लड़ी, मगर इस बात पर कि मैंने इसे इतना अरसा इस बात से बेखबर क्यों रखा। तुम्हारा भाई आदिल भी तुम लोगों के बारे में जानकर खुश हुआ। जैसे ही चलने के काबिल हुआ, हिफ्सा मुझे लेकर यहाँ आ गई। फ़ोन पर खाला दरबारी से मुझे तमाम हालात का पता चल गया था। जो किसी की बेटियों पर जुल्म करते हैं उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। चंदा की शादी कुछ अरसा ही चली। उसके ससुराल वाले लालची लोग थे। आए दिन के रुपए पैसों के तकाज़ों और मारपीट से तंग आकर वो बाप के घर एक बच्ची लिए आ बैठी है। शफीक आलम बता रहे थे और चंदा के बारे में जानकर उन्हें हकीकतन दुख हुआ कि उन्होंने उनके साथ लाख बुरा किया, मगर उन दोनों बहनों ने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा। कोई बददुआ नहीं थी। बाप की मोहब्बत उन्हें चंद दिनों में ही मुरझाए फूल से एक हसीन शगुफ्ता कली में बदल डाला था। मैं सिर्फ चंद दिन के लिए तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, मगर ये बता दूँ कि इनकी रुखसती इसी घर से होगी। ये बात याद रखना। कभी शहर जाकर तोते की तरह आंखें फेर लो। खाला दरबारी ने शफीक को घूरा तो वो मुस्कुरा दिए। बेफिक्र रहें, जहाँ से मेरी बेटियों को इज़्ज़त और मान मिला ये वहीं से रुखसत होंगी। उन्होंने मुतशक्किर निगाहों से खालू की तरफ देखा तो वो भी धीमे से मुस्कुरा दिए। शादी के जिक्र पर दीवा का चेहरा फीका पड़ गया। शफीक आलम ने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं लड़कों से मिल चुका हूँ, माशाल्लाह दोनों बच्चे बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। वालिदैन भी नाइस हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटियाँ वहाँ खुश रहेंगी। इन काले कवों और अनपढ़ ज़मींदारों के साथ
تو ہم خوش رہیں گے. خود تو میم گوری کو لے کر آئے ہیں اور ہمیں حبشیوں کے حوالے کر رہے ہیں. دیبا بڑبڑائی. شیبا نے اسے کوہنی ماری تو وہ کلس کر رہ گئی. حفصہ اور عادل اسے مل کر جیسے ان کے ہر دکھ کا ازالہ ہو گیا تھا. ایسے والہانہ محبت، بھائی کا پیار، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین تصور کرنے لگیں. پھپھو کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر وہ بنا کسی گلے شکوے کے ان کے گلے لگ گئی تھیں اور انہیں ان کے رب نے بہت کچھ نواز دیا تھا. پھر کسی رشتے سے شکوے کی گنجائش ہی نہ بچی تھی. وعدے کے مطابق شفیق عالم ان سب کو لے کر خالہ درباری کی حویلی میں حاضر ہو گئے تھے. حویلی میں رونقیں جاگ اٹھی تھیں مگر دیبا کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی. کتنی ہی مرتبہ اس نے اس رشتے سے انکار کا ارادہ باندھا مگر زبان پر انکار کا لفظ آتے آتے رک جاتا. آئندہ کی زندگی کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی. راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتیں. عجیب بے چینی تھی، کوئی کسک تھی جو دل کو مضطرب کیے ہوئے تھی. اسی اضطراب اور ذہنی کشمکش میں مایوں اور مہندی کی رسمیں بھی ہو گئیں. دیبا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہے. تو احیان تمہارے جذبے اس قدر بودے نکلے، سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. آج میرے ہاتھوں پر کسی دوسرے کے نام کی ہنا بھی سج گئی اور تم میری زندگی سے کسی ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئے. وہ جھونکا جو مجھے ہمیشہ بہار کی آمد کا یقین دلاتا تھا، میرے قلب کو خزاں کی زردی کا پیراہن اوڑھا گیا. تمہاری آنکھوں میں چمکتی یقین کی ڈوری کیا کچی تھی، یا میں نے ہی تمہارے جذبوں کے بانک پن میں سچائی کا عنصر تلاش کرنے میں غلطی کی. چلو بھی کڑیو، اب دونوں ووٹی کی جان چھڑ دو، انہیں آرام کرنے دو. سویرے جنج نے بھی آنا ہے، تم سب بھی اپنے گھروں کی راہ لو. خالہ درباری کی آواز اس کی سوچوں کی پوٹلی کو گرا لگائی. کچھ خواتین اور لڑکیاں بالیاں انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ گئیں. شاکرا پھوپھو، تائی بشرا، چندا، سب گاؤں والوں کی طرف سے ان کو اتنی اپنائیت ملنے پر حیران تھیں کہ کچھ ہی عرصہ میں انہیں محبتوں کا وسیع سمندر ان کے رب نے انہیں عطا کر دیا تھا. شعیب کبھی شیبا اور کبھی دیبا کو دیکھ کر سرد آہ بھر کر رہ جاتا. براؤن آنکھیں نمکین پانی سے بار بار بھر جاتی. آئے ہائے منڈے دیا اکھاں داتے ناس ہی مار گیا ہے. لڑکے کی آنکھوں کا تو برا حال ہو گیا ہے. میرا پتر آ میں تیریاں اکھاں دی سکائی کراں، میرا بیٹا تیری آنکھوں کی سنکائی کروں. خالہ برکتیں اس کی آنکھوں سے ٹپکتے پانی اور سرخی کو دیکھ کر اپنا تجربہ آزمانے پر آمادہ ہوئیں. دیبا اور شیبا اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کی ہنسی نکل گئی. وہ دونوں ان کے اعتراف آ بیٹھیں. خالہ برکتیں، آنکھوں کی یہ دکھن اور ٹپکتا پانی کسی سنکائی سے نہیں جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ اس بیچارے کو کیا دکھ ہے اور آنکھوں سے یہ برسات مسلسل کیوں ہو رہی ہے. کمرے میں موجود سب کا ماتھا ٹھنڈک گیا. شاکرا کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی کہ کوئی پتہ نہیں دیبا ان کے لخت جگر کے دل کا راز تشت ازبام کر دے. شیبی، میرے سونے غم نہ کر، یہ وقت تو ہر ایک پر آتا ہے. اس موقع پر صبر سے کام لینا ہی پڑتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. ایک دن بہنوں کو بھائیوں سے جدا ہونا ہی پڑتا ہے. میرے بھائی، جدائی کا یہ زہر بھائیوں کو پینا ہی پڑتا ہے. دیبا کی بات پر شعیب کے آنسو بھل بھل بہنے لگے اور شاکرا کا اٹکا سانس بحال ہوا. یہی بات تو میں اسے کتنے دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، پر اس کی موٹی عقل میں کہاں بات سماتی ہے. شاکرا پھوپھو اپنا پیٹ پکڑے لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی کہ کئی دن سے مکھن ملائی سے بنی اشیاء اور لسیاں پی پی کر ان کا پیٹ دہائی دینے لگا تھا. چل اب چپ کر جا شیبا، تو ہی اسے چپ کرائے گی، میری تو یہ سنے گا نہیں. شیبا بھی بھائی کی گردان کرتی اسے حوصلہ دینے لگی تو شعیب کا حوصلہ اور ہی پست ہو گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر شکستہ قدموں سے مردانے میں چل دیا. آج صبح کا دن بڑا پرسوز تھا. شفیق بھیگی پلکوں سے انتظامات میں لگے تھے. گو کہ خالہ درباری کے شوہر نے سب انتظامات سنبھال رکھے تھے. فنکشن بھی مختصر ہی تھا مگر باپ ہونے کے ناطے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کر رہے تھے. ساری عمر بیٹیوں سے دور رہے اور جب ملے تو بیٹیوں کو خود سے جدا کرنے کا وقت آ گیا. مگر اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے دل کو ایک سکون بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو ان کے گھر بھیجنے کا فریضہ ادا کرنے خود موجود تھے. دیبا اور شیبا کی حالت بھی ان سے یکسر مختلف نہ تھی. ان چند دنوں میں باپ نے ان کے دل کو اپنی بے پناہ محبت سے بھر دیا تھا. ان کے دل سے ہر شکوہ چپ چاپ رخصت ہو گیا. ایک محبت ملی دوسری چھین گئی. دل آنے والے وقت سے لرز رہا تھا. بظاہر وہ مطمئن تھیں مگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں. دیبا تو آئندہ کی زندگی سے بالکل بھی مطمئن نظر نہ آتی. پتہ نہیں آنے والا وقت ان دونوں کے نصیب کا کیا فیصلہ کرے. یہی خیال پریشان کیے دے رہا تھا اور پھر لمحے گزرتے چلے گئے. ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے کسی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کسی کا ساتھ نصیب ہو گیا اور وہ سوگوار فضا میں نم آنکھوں سے نصیب کے کیے گئے فیصلے پر سر خم کیے اپنے اصل گھر کو روانہ ہو گئیں. ساری امیدوں اور خواہشوں کا وقت تمام ہو چکا تھا. 2 گھنٹے کے لمبے سفر اور مختصر رسموں کے بعد انہیں اپنے اپنے حجرے میں پہنچا دیا گیا. کتنی ہی مرتبہ اسے دیبا نے کنکھیوں سے دولہا کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی مگر وہ دونوں چہروں پر پھولوں کا صحرا لیے
बैठे थे। जाहिल पिंडू, वो बुड़बुड़ा कर रह गई। सारे हमारे नसीब पर ऐसे रश्क कर रहे हैं जैसे शहजादों से ब्याही जा रही हों। दीपा ने झुंझलाते हुए अपने कामदार दुपट्टे को पीछे किया और पांव फैलाए कमरे पर तायराना नजर डाली तो मबहूत हो गई। उसे कमरे पर चमनिस्तान का कमाल होने लगा। यूं लगा जैसे हर शय ने गुलों का गुलाफ पहन रखा हो। कोना कोना बहार की सदा लगा रहा था। कमरे की फिजा गुलों की खुशबू से मुअत्तर हो गई थी। सोफे, पर्दे, फर्नीचर सब में कलर स्कीम का बुरी तरह ख्याल रखा गया था। सारे पैसे के खेल हैं। पैसे से सब कुछ करवा लो। इंसान की तालीम और शक्ल अच्छी ना हो तो पैसा क्या खुशी दे सकता है। उसे उनके गहरे सांवले रंग का सोचकर ही ताव आ गया। हालांकि खूब समझती थी कि शक्ल, रंग, रूप चंद दिन की खुशी दे सकते हैं, मगर किरदार, शराफत और इज्जत हमेशा इन्हें मौतबर कर देती है। मगर फिर भी वो फजूल बातों को जहन में जगह दिए जा रही थी। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ सन्नाटे में ऐसी गूंजी कि दीपा का दिल उछलकर हलक में आ गया। हथेलियां पसीने से नम हुई और वो आने वाले शख्सियत का सामना करने से बुरी तरह घबरा रही थी। वो इस वक्त से खौफज़दा थी जब उसे अपने शरीके सफ़र को ना चाहे जाने का ढोंग रचाना पड़ेगा। वो अपने दिल को किसी भी खुशकुन ख्याल और एहसासात से आरी पा रही थी। चंद घंटे पहले जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का अपनी रजामंदी का इंदिया दिया था, वो पूरे istihक़ाक़ से उसके सामने बराजमान था। माशाल्लाह, बहुत दिनों से आपके हुस्न बिलाखेज़ के किस्से सुनकर दिल दीदार शौक़ का मुतमनी हुआ था। आपको देखकर लोगों की आंखों की सच्चाई पर यकीन ले आया हूँ कि इस रोए ज़मीन पर मेरे घर में एक हसीन परी ने रौनक बख्श कर मेरे दिलो नज़र को करार को छीन लिया है। सामने बैठा शख्स चेहरे पर फूलों के सहरे में से झुर्री बनाकर उसके हुस्न के कसीदे पढ़ने में मगन था। दीपा ठटक गई। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर वो चेहरा फिर गुलों के पीछे छुप गया। आपका चेहरा उदासी का गुमास है। कहीं इस शादी पर ज़बरदस्ती तो नहीं राज़ी किया आपको? उस शख्स का सवाल और आवाज़ दोनों ने उलझा दिया। देखिए, ज़िंदगी के इस सफ़र में दोनों फरीक की बाहिमी रजामंदी ज़रूरी है। अगर आपको मेरा साथ दिल से कबूल नहीं तो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही दीपा ने इस मानूस आवाज़ पर दुल्हे मियाँ का फूलों भरा सहरा तेज़ी से नोच डाला। हाय, मैं मर गई। अहियान को सामने देखकर बेसाख्ता उसके लबों से निकला। मुझ पर वो शरारत से मुस्कुराया। वैसे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दुल्हन ने दूल्हा का घूंघट खोला। शौक़े दीदार की भी हद हो गई। दिल तो चाह रहा है कि इतने बड़े धोखे पर गंजा करके अपने बालों में लगी सारी पिन्नों को आपके सर पर चुभाऊं। वो जो ब्यूटिशियन के बनाए गए हेयर स्टाइल से आजिज आई हुई थी, दांत चबाकर बोली। अहियान ने कहका लगाया, ये धोखा नहीं है मैडम, सरप्राइज़ है। मत पूछो कि इस सरप्राइज़ के लिए हम भाइयों ने कितने पापड़ बेले। वो उसे एक एक बात बताता चला गया। उसकी मम्मा को दोनों बहनें नरगिस की शादी में बेहद पसंद आई थीं। सदा की हुस्न परस्त मम्मा ने उन्हें फ़ौरन ओके कर दिया था। बस ज़रा गांव की वजह से हिचकिचाहट का शिकार थीं। जब हमने बताया कि तुम लोगों का ताल्लुक भी शहर से है और तुम्हारे बाबा मुल्क से बाहर होते हैं, तो फिर तो यह हिचकिचाहट भी ख़त्म हो गई। हम भाइयों को यकीन ना आता था कि मम्मा इतनी आसानी से मान जाएंगी। और उस दिन तुम्हें थोड़ा तंग करने के लिए मैंने बात घुमा फिरा कर की और तुमने मज़ीद मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। खुद ही सारे क्याफे लगा लिया और फिर हमने भी खामोशी अख्तियार कर ली और मामलात बड़ों के सुपुर्द कर दिए। कुदरत हम पर मेहरबान हो रही थी। सच्ची मोहब्बत की तलब करने वालों को मंजिल मिल ही जाया करती है। खाला दरबारी, तुम्हारे बाबा और मेरी मम्मा बाबा के दरमियान सब कुछ तय हो रहा था, बस तुम लोगों को बेखबर रखा। असल में उसी दौरान मम्मा बाबा का किसी फंक्शन से वापसी पर एक्सीडेंट हो गया। बाबा को शदीद चोटें लगीं, मगर किसी बड़े हादसे से बच गए। लेकिन मम्मा की टांग 2-3 जगह से फ्रैक्चर हो गई। घर में काफ़ी परेशानी थी। मम्मा ने खाला दरबारी से फ़ोन पर रिश्ते की बात की तो वो भी कुछ पसो पेश के बाद मान गई। अभी मम्मा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हैं, इसलिए मुख्तसर सा फंक्शन करके तुम्हें इस घर में ले आए। जैसे ही मम्मा मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होंगी, ग्रैंड वलीमा करेंगे। गांव से भी बहुत से लोगों को मदऊ करेंगे। इस वाक़या के बाद मम्मा में बहुत हद तक चेंज आया है। वो अपनों की अपनायत महसूस करने लगी हैं। अहियान ने सारी बात बताकर होले से उसके नाक को दबाया, जो उसे बड़ी इन्हें मार्ग से सुन रही थी। और वो तारीक रात का हुस्न लिए हमारी सास ससुर किसने भेजे थे? उसने अहियान के हाथों को झटका दिया, जो उसे अपने साथ लगाने के लिए आगे बढ़े थे। उसका इंतज़ाम खाला दरबारी ने किया था। वैसे यार, खाला दरबारी क्या दिलचस्प खातून है। ऐसे मिनटों में मसले सुलझाती हैं कि बंदा हैरान रह जाए। उन्हें तो मुल्क के वज़ीर आज़म होना चाहिए। हर काम में सुधार, हर काम में नेक नियति। वो सच में खाला दरबारी के खुलूस से मुतासिर हुआ था। खाला दरबारी जैसे फ़रिश्ता सिर्फ लोग बहुत कम होते हैं। अल्लाह उन्हें इन नेकियों का अजर अजीम अता करे।
इन 2 सालों में माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार सब रिश्तों का मान दिया। वो हमारा मैका है अहियान, हमें कभी अपने मैके से दूर ना करना। उसकी आंखें झिलमिलाईं तो अहियान इन कवल में डूब सा गया। दीपा ने उसकी मखमूर नज़रों की ताब ना लाकर फौरन पलकों की चिलमन गिराई। दिल की धड़कनों ने तेज गाम की रफ्तार पकड़ ली थी। वो वापस अपनी जोन में पलटी। वो सारे पापड़ तो तुमने कहाँ रखे हैं? कौन से? अहियान ने छिंबे से पूछा। वही जो तुम दोनों भाइयों ने बेले थे। उन्हें फ्राई करके पापड़ों की रेडी लगवाऊंगी। तुम्हें मेहनत से बेले गए पापड़ ऐसे ज़ाया थोड़ी करेंगे। हाँ हाँ, इतने हंसते हुए उसने दीपा को अपने साथ लगा लिया। दीपा ने इस बार कोई मुज़ाहमत नहीं की। खुद सुपुर्दगी के आलम में उसने उसे अपना आप सौंप दिया। सही कह रही हो यार, इन पैसों से फिर हम हनीमून मनाने चलेंगे, क्या ख्याल है? वो शौक हुआ और दीपा ने शर्मिंदगी मुस्कुराहट सजाते हुए उसके कंधे पर सर रख दिया था कि उसके रब ने इन तमाम दुखों का अजाला कर दिया था। शीबा के कमरे का मंजर भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना था। वो वज़ू की अपने रब के हजूर सजदा रेज़ थी कि जिनके चाहने वाला, शरीक सफ़र, बाप की शफ़क़त, माँ की चाहत, भाई का मान, हर एक चीज़ से उनके रब ने इन्हें नवाज दिया था। चूड़ियों की खनक के साथ उनकी हंसी की जलतरंग दिलों को सुरूर बख्श रही थी।